अध्याय 821 लिनशेन का अनुमान। लिनशेन अभी भी छोटे जेड बॉक्स का विश्लेषण कर रहा था, इस बात से अनजान की कॉमर्स स्टार रैंकिंग सूची में इसके स्थान ने पहले ही ब्रह्मांड में सदमे की लहरें भेज दी थीं। लिनशेन ने नोट को जांचने के लिए बाहर निकाला और सोचा कि क्या ये देखने लायक है कि उस पर लिखे शब्द वास्तव में काम करेंगे या नहीं। तीसरे भाई ने कहा कि इस चीज़ का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, यह उन संरक्षक आत्माओं के समान ही रहस्यमय प्रभावकारिता रखती है, इसे लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लिनशेन ने सोचा। लेकिन अचानक उसने बाहर से तियान जियो की आवाज़ सुनी। चौंक कर लिनशेन ने जल्दी से नोट और छोटे जेड बॉक्स को एक जगह रख दिया और लकड़ी के केबिन से बाहर निकल गया और वास्तव में तियान जियो को डाकबर्ड मंदिर के सामने खड़ा देखा। क्या यहाँ डाकबर्ड मंदिर भी दिखाई देता है? तियान जियो ने मंदिर का आंकलन करते हुए टिप्पणी की। चितियानई ने प्रसन्नता से कहा, गुरुदेव, आप अंततः लौट आए हैं। मुझे लगा कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए हो। तियान जियो ने जवाब दिया, मुझे अब तुम्हें वापस भेजना होगा। इतनी जल्दी? चितियानई ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। मैं चाहता था कि तुम कुछ और दिन आनंद लो, लेकिन योजना में बदलाव हो गया है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा, तियान जियो ने आह भरते हुए कहा। लिनशेन ने दोनों को बातचीत करते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका पहला संदेह गलत हो सकता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि चितियानई को तियान जियो ने धोखा दिया है। वह तियान जियो की पहचान से अच्छी तरह परिचित थी और वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये तथ्य कि तियान जियो उसे वापस लेने की बात कर रहा था, उसकी पिछली अटकलों को और भी खारिज कर देता है। क्या हुआ? चितियानई ने आश्चर्य से पूछा। बस इतना ही कहना चाहिए कि यह बुरी खबर है। एड्स बाय पब फ्यूचर, तियान जियो ने चेतावनी देते हुए कहा। एक बार जब आप वापस आ जाएं, तो घर पर ही रहें और मनमाने ढंग से बाहर न जाएं। मास्टर मैं समझ गया। चितियानई ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, फिर लिनशेन की ओर मुड़ा और कहा, मिस्टर शत्रु, मैं अब जा रहा हूँ। खैर, हम मिले हैं, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? लिनशेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह मास्टर यू हैं, मेरे रिश्तेदार, चितियानई ने उत्तर दिया। लिनशेन ने अंततः पुष्टि की कि उसके पिछले विचार वास्तव में गलत थे। वह कैसे सोच सकता था कि तियानयान झील से ची परिवार की युवा राजकुमारी दिव्य जाति के एक विद्रोही तियान जियो से संबंधित थी। तियान जियो ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा, इस बात से हैरान कि चितियानई को लिनशेन का नाम नहीं पता था। लिनशेन युवा पीढ़ी के बीच काफ़ी प्रसिद्ध थे, चितियानई ने उन्हें पहचान लिया होगा। हालांकि लिनशेन की जर्जर पोशाक को देखकर तियान जियो समझ गया कि चितियानई उसे क्यों नहीं पहचान पाए। नाम भूल जाओ, मुझे आशा है कि हम भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे, लिनशेन ने सोचा। उसे संदेह था कि तियानयान झील के ची परिवार ने उन्हें धोखा दिया है। अन्यथा चितियानई एक विश्वासघाती तियान जियो के इतने करीब कैसे पहुंच सकता था और यहां तक कि रिश्तेदारी का दावा भी कैसे कर सकता था? आखिरकार वह सम्राट तियानशु के साथ संबद्ध था, और यदि तियानयान झील का ची परिवार वास्तव में गद्दार हो गया होता, तो वह और चितियानई एक दूसरे के विरोधी पक्षों में होते। ईमानदारी से कहूं तो लिनशेन ऐसी लड़की के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था, लेकिन वास्तविकता घर का खेल नहीं थी और कुछ भी हो सकता था। लिनशेन को सतर्क रहने की जरूरत थी। चितियानई कुछ निराश दिखी, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे उम्मीद है कि हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक मैं तुम्हारा नाम अवश्य जान लूंगा। जैसे ही वह बोल रही थी, चितियानई ने लिनशेन के हाथ में कुछ थमा दिया और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना तियान जियो के पास वापस चली गई। बच्चे, तुमने मेरी छोटी सी को अस्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं बाद में तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा, तियान जियो ने कहा। चितियानई की बांह पकड़ ली और तुरंत गायब हो गया। लिनशेन ने नीचे देखा और पाया कि यह ओरिजिन मिक्स फोर्स डायरी थी जिसे चितियानई पहले उसे देना चाहती थी। यह मेरा आखिरी मौका है। लिनशेन तुरंत डाकबर्ड मंदिर की ओर दौड़ा। अगर वह तियान जियो के लौटने से पहले भाग नहीं सका, तो उसे डर था कि उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। डाकबर्ड मंदिर में प्रवेश करने के बाद लिनशेन ने संकोच नहीं किया और सीधे मंच पर जाकर अपनी कीमत निर्धारित की। यदि छोटे युडोओं की कीमत 21 सिक्के आंकी जा सकती है, तो मेरी कीमत निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। मैं एक कम शुरुआती कीमत तय करूंगा, एक्सचेंज के लिए बेस म्यूटेशन फ्लूइड की एक बोतल। अन्य लोग इस तरह का सौदा देखकर निश्चित रूप से खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे और बाकी को मैं भाग्य पर छोड़ दूंगा। लिनशेन ने पहले से ही अपने दिल में गणना कर ली थी, एक रणनीति जो आवश्यकता से पैदा हुई थी। जब तक उसे किसी कट्टर दुश्मन द्वारा नहीं खरीदा जाता, वह आसानी से अनुबंध तोड़ सकता था और दूसरे पक्ष को बेस म्यूटेशन फ्लूइड की 10 बोतलें देकर भाग सकता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म की अनुमानित कीमत सामने आई। लिनशेन ने नंबर देखा और उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसे इतनी घृणा महसूस हुई मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। ये कैसे संभव है? मैं केवल एक कॉमर्स स्टार सिक्का के लायक कैसे हो सकता हूँ? 0 न्यू जियो
आप जरूर गलत हैं। लिनशेन का चेहरा हरा हो गया। भले ही उसके पास छोटे जेड बॉक्स जैसी कोई मूल्यवान वस्तु न हो, फिर भी उसकी कीमत छोटे यूडो से अधिक होनी चाहिए, है ना? एक पर एक द्वंद्व युद्ध में वह यूडो से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके पास मौजूद सभी मूल्यवान वस्तुओं का तो कहना ही क्या। एड्स बाय पब फ्यूचर। शुरू में लिनशेन ने सोचा कि उसकी अनुमानित कीमत छोटे जेड बॉक्स से भी अधिक हो सकती है। आखिरकार ये भी उस पर ही था। क्योंकि मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, हम केवल एक सिक्के की न्यूनतम शुरुआती बोली की पेशकश कर सकते हैं। स्पिरिट ऑफ कॉमर्स स्टार ने लिनशेन के प्रश्न का उत्तर दिया। लिनशेन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन वह अब इसके बारे में चिंता नहीं कर सकता था। उसे तुरंत अपने आप को बेचना पड़ा। पहले उसने सोचा था कि उसका मूल्यांकन अधिक होगा और लोग उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे, लेकिन अब जबकि उसका मूल्यांकन केवल एक कॉमर्स स्टार कॉइन के बराबर था, तो यह असंभव था कि लोग उस पर ध्यान देंगे, और यह भी अनिश्चित था कि कोई उसे तुरंत खरीद लेगा या नहीं। लिनशेन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर खुद को एक स्वर्गीय मुद्रा सिक्के की कीमत पर व्यापार क्षेत्र में खड़ा कर दिया। स्वर्गीय मुद्रा दिव्य जाति की मुद्रा है। अन्य जातियां इसका व्यापार के लिए उपयोग नहीं करती हैं, इसलिए इसकी संभावना कम है कि उनके पास ये हो, जिससे दिव्य जाति के किसी सदस्य द्वारा इसे खरीद लेने की संभावना अधिक हो जाती है। जब तक वह डीमन जनजाति या उसके दुश्मनों के हाथों में नहीं पड़ गया, तब तक सेलेस्टियल रेस द्वारा खरीदे जाने से उसे सबसे कम खतरा था। लिनशेन को नहीं पता था कि वह समय पर खुद को बेच पाएगा या नहीं। एक हेवनली करेंसी सिक्का बहुत सस्ता था, इसलिए किसी को इसमें रुचि होनी चाहिए। वह कुछ चिंतित था। उसे डर था कि तियान जीयू के वापस आने से पहले वह खुद को बेच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने व्यापार क्षेत्र में प्रवेश किया, किसी ने उसे खरीदने की पेशकश की और व्यापार अनुरोध लिनशेन के सामने आया। लिनशेन केवल ये देख सका कि दूसरे पक्ष की पेशकश एक स्वर्गीय मुद्रा सिक्का थी। वह नहीं जानता था कि व्यापारी कौन था। इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह तुरंत व्यापार के लिए सहमत हो गया। व्यापार पर सहमति जताने के बाद लिनशेन को केवल प्रकाश और छाया में परिवर्तन महसूस हुआ, क्योंकि उसे मन से दूर भेज दिया गया था। तियान जियो ने चितियानई को उसके घर वापस भेज दिया और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन चितियानई ने उसे रोक दिया। मास्टर यू, मैं चाहता हूं कि वह मुझे अपना नाम खुद बताए। तियान जियो थोड़ा हैरान हुआ और फिर हंसा। आप युवा लोग वास्तव में जानते हैं कि कैसे मजे करना है। चितियानई ने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी इतना नीचे नहीं गिरा हूं कि मुझे दूसरों के नाम पूछने जाना पड़े। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वह खुद मुझे बताएगा। मास्टर जी, उस पर दबाव मत डालिए, इससे उसका मजा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तियान जियू जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसकी पीठ चितियानई की ओर हो गई। उसने कहा, छोटी है, भविष्य में ब्रह्मांड शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। अपना ख्याल रखना और अगर कुछ भी हो जाए तो मास्टर यू को बुलाना। मास्टर आप। चितियानई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तियान जियू पहले ही गायब हो चुकी थी। स्टार लॉर्ड का विद्रोह। तियान बुकू ने वाणिज्य स्टार के व्यापार क्षेत्र में खोज के विभिन्न तरीकों के माध्यम से अथक प्रयास किया। उसकी कोई निश्चित जरूरतें नहीं थीं, वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या उसे ऐसी वस्तुएं मिल सकती हैं जिनका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। जब से कॉमर्स स्टार का उदय हुआ है, तियान बुकू और तियान बुनाओ नामक दो भाइयों ने उत्सुकता से व्यावसायिक अवसरों की तलाश शुरू कर दी थी। वे सामान की खोज के लिए बारी बारी से कॉमर्स स्टार में प्रवेश करते थे। यद्यपि ऐसे कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने इस अवसर को खोज लिया था, लेकिन उनकी प्रारंभिक खोज, असाधारण निर्णय और पूर्व ज्ञान के परिणामस्वरूप वे कई कम मूल्यांकित वस्तुओं को सफलतापूर्वक खोजने में सफल रहे। कम कीमत पर खरीदकर और ऊंचे दाम पर बेचकर कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों की संपत्ति कई दर्जन गुना बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे उनके जैसे अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होते गए, सस्ते दामों पर सामान खरीदना कठिन होता गया। दोनों भाइयों के पास पूरी तरह सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे दिन रात घूमते रहे, लगातार व्यापारिक क्षेत्र में घूमते रहे ताकि कोई भी ऐसा सामान न छूट जाए जिससे लाभ मिल सकता हो, तथा उनका उद्देश्य विक्रेता को किसी और से पहले व्यापार अनुरोध भेजना था। तियान बुकू को पहले से ही 10 घंटे से अधिक समय हो चुका था। उसकी आंखें मुश्किल से झपक रही थीं। वह व्यापारिक क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं की खोज को यंत्रवत दोहरा रहा था। अब तियान बुकू की आंखें तनाव से लाल हो गई थीं। यदि तियान बुनाओन जल्दी ही उसे राहत देने नहीं आता, तो उसे लगता कि वह थकावट से गिरने वाला है। खोज करते समय तियान बुकू को अचानक एक निर्वाण स्तर का उत्पाद दिखाई दिया जिसकी कीमत केवल एक स्वर्गीय मुद्रा थी। लगभग बिना सोचे समझे तियान बुकू ने तुरंत व्यापार के लिए आवेदन करने का फैसला किया और एक स्वर्गीय मुद्रा की पेशकश की। उसके हाथ इतनी तेजी से चलते थे कि उनकी एक छवि बन जाती थी। उसे ये देखने की भी आवश्यकता नहीं थी कि उत्पाद क्या है, जब तक वह निर्वाण स्तर का था। भले ही वह निर्वाण प्राणी का एक नाखून का टुकड़ा ही क्यों न हो, वह निश्चित रूप से एक दिव्य मुद्रा से अधिक मूल्यवान होगा। तियान बुकू ने जब व्यापार अनुरोध प्रस्तुत किया तो उसने उस उत्पाद को करीब से देखा और वह तुरंत दंग रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक निर्वाण प्राणी, जाति मानव।
एक स्वर्गीय मुद्रा के लिए विनिमय। तियान बुकू ने केवल उत्पाद विवरण को देखा था, उसने व्यक्ति को देखा भी नहीं था जब वह अचानक उछल पड़ा, अरे क्या मानव निर्वाण प्राणी अब इतने सस्ते हैं। सिर्फ एक स्वर्गीय मुद्रा के लिए बेचा गया। तियान बुकू को अभी उत्पाद की छवि देखने का मौका भी नहीं मिला था कि दूसरी पार्टी पहले ही व्यापार के लिए सहमत हो गई। तभी उसने देखा कि एक मनुष्य उसके सामने पत्थर के मंच पर चमकती हुई चमक के साथ प्रकट हुआ। तियान बुकू और प्लेटफॉर्म पर मौजूद व्यक्ति कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे, उसकी आंखें अविश्वास में धीरे धीरे चौड़ी होती गईं और उसने कहा, जूनियर भाई। वरिष्ठ भाई तियान। लिनशेन हैरान और प्रसन्न दोनों था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे खरीदने वाला व्यक्ति तियान बुकू होगा, उसका वरिष्ठ भाई जिसने प्रशिक्षक म्यू के अधीन प्रशिक्षण लिया था। कनिष्ठ भाई, आपके सामने ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि आपने खुद को एक दिव्य मुद्रा के लिए बेच दिया। यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आपको अपने वरिष्ठ भाई से संपर्क करना चाहिए। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ हजार स्वर्गीय मुद्रा दिलवाने में कोई समस्या नहीं होगी, तियान बुकू ने कहा। वरिष्ठ भाई तियान, मेरी स्थिति थोड़ी विशेष है, मैं इसे एक या दो शब्दों में नहीं समझा सकता। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। ये जगह कहाँ है? लिनशेन ने पूछा। मैं कॉमर्स स्टार हूँ, जूनियर भाई। आप बड़ी मुसीबत में होंगे, क्या किसी ने आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाया है? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें कैसे बेचा गया था? तियान बुकू ने चिंतित होकर पूछा। लिनशेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, मुझे पता है कि यह कॉमर्स स्टार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरा मतलब यह था कि कॉमर्स स्टार पर किस स्थान से आपको टेलीपोर्ट किया गया था। बाहर जाने के बाद हम किस ग्रह पर होंगे? हम बेजी स्टार पर सेलेस्टियल रेस के अधीन हैं। हमारा तियान परिवार हमेशा बेजी स्टार पर विकसित हो रहा है, तियान बुकू ने कहा। फिर उसे कुछ समझ में आया और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए लिनशेन का हाथ पकड़ लिया। जूनियर भाई, आप स्वर्गीय जाति में लहरें बना रहे हैं, स्वर्गीय सम्राट द्वारा गहराई से अनुग्रहित हैं। तुम्हें भविष्य में अपने बड़े भाई की मदद करनी होगी। कोई बात नहीं, सबसे पहले अनुबंध रद्द कर देते हैं। लिनशेन ने तुरंत तियान बुकू को देने के लिए 10 स्वर्गीय मुद्राएं निकालीं और अनुबंध उल्लंघन शुल्क का भुगतान करने के बाद उनके बीच व्यापार अनुबंध भंग हो गया। हम भाई हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसको नीचा दिखा रहे हो? तियान बुकू ने स्वर्गीय मुद्रा नहीं ली और सीधे लिनशेन के साथ व्यापार अनुबंध रद्द कर दिया। वरिष्ठ भाई, आपकी महान भावना प्रशंसनीय है, मैं इस उपकार को याद रखूंगा, लिनशेन ने कहा। अपने आसपास का सर्वेक्षण करते हुए उसने पाया कि यह हैंगिंग द्वीप पर एक विशाल व्यापारिक बाजार था, ठीक उसी तरह जैसे वह पहले भी गया था। अंतर यह था कि वहां केवल लिनशेन मौजूद थे, लेकिन यहाँ यह एक सुपरमार्केट की तरह था जिसमें लेनदेन के प्लेटफॉर्म और हर जगह विभिन्न जातियों के लोग थे। एन ओमाइक्रॉन। लिनशेन को बेजी स्टार का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। वरिष्ठ भाई तियान से पूछने पर ही उन्हें पता चला कि बीजी तारा आकाशीय जाति के अधीन एक पुराना ग्रह था। अतिविकास के कारण बेईजी स्टार पर बेस म्यूटेशन प्राणी संसाधन अब काफी दुर्लभ थे और यह सेलेस्टियल रेस के भीतर विवाद से बहुत पहले ही बाहर हो चुका था। अधिकांश सेलेस्टियल्स जिन्होंने पहले बेईजी स्टार का विकास किया था, पहले ही वहां से जा चुके थे। अब केवल स्टार लॉर्ड अनकिंगशान, सेलेस्टियल्स का समर्थक, अभी भी बीजी स्टार की रक्षा के लिए बचा हुआ था। बाकी लोग छोटी जातियों के परिवार थे जो बेईजी स्टार पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तियान परिवार उनमें से एक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शुरुआत में बेईजी स्टार के संसाधन बहुत प्रचुर नहीं थे, क्योंकि अनकिंगशान का शोषण बहुत गंभीर था। तियान परिवार के लिए जीवन आसान नहीं था। अन्यथा तियान बुकू और तियान बुनाओन इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते। चलो वापस टेलीपोर्ट करते हैं, लिनशेन ने कहा, यह जानकर राहत मिली कि वह दिव्य क्षेत्र में था। जब तक उन्हें एनी द्वारा वापस नहीं खरीदा गया था, तब तक सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के डीन के रूप में उनकी स्थिति अभी भी कुछ मायने रखती थी। निचले ग्रहों के स्टार लॉर्ड्स को कम से कम उसे कुछ सम्मान तो देना चाहिए। तियान बुकू ने समय देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शिफ्ट बदलने का समय बहुत पहले बीत चुका है और बुनाउन कार्यभार संभालने नहीं आया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अधिक सो गया है। वापस जाकर उसे फ़ोन करना ही बेहतर होगा। जैसे ही वे दोनों डाकबर्ड मंदिर से टेलीपोर्ट हुए, उन्होंने देखा कि तियान बुनाउन दौड़ता हुआ, हौंफता हुआ, लगभग उनसे टकराने वाला था। बुनोन, क्या हो रहा है? क्या तुम देर तक सो गए थे? तियान बुकू ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, यह अच्छा नहीं है, तियान बुनाउन ने कहना शुरू किया। फिर तियान बुकू के बगल में लिनशेन को देखकर वह रुक गया। जूनियर भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? होश में आने के बाद तियान बुनाउन ने तुरंत अपने आश्चर्य को खुशी में बदल दिया और लिनशेन का हाथ पकड़ लिया। जूनियर भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं, इस बार हमारा परिवार बच सकता है। क्या हुआ? तियान बुकू को लगा कि कुछ गड़बड़ है और संभवतः उसके परिवार से संबंधित है। उसने जल्दी से पूछा। स्टार लॉर्ड ने विद्रोह कर दिया है। वह अब डेरेक स्टार पर हमला करने की तैयारी में लोगों की भर्ती कर रहा है, तियान बुनाउन ने जल्दी से समझाया।
लिन शेन और तियान बुकु दोनों सदमे से पीले पड़ गए। एन किंगशान ने वास्तव में विद्रोह कर दिया था और वह अपने श्रेष्ठ ग्रह डेरेक फू स्टार पर हमला करने की योजना बना रहा था। लिन शेन को ये लगभग हास्यास्पद लगा। महज एक बीजी स्टार अन किंगशान, जिसका अन परिवार में कोई रैंक भी नहीं था, वह ऐसा साहस कैसे कर सकता था। आन किंगशान स्वयं तो निर्वाण सत्ता ही थे, उनके अधीनस्थ भी अधिक से अधिक निर्वाण सत्ता ही थे। निर्वाण प्राणियों का एक समूह दिव्य जाति के विरुद्ध विद्रोह की योजना बना रहा था। यह एक स्वप्न जैसा था। क्या कोई है जो बोल सकता है? तियान बुकु बेहद चिंतित था। एन किंगशान अब डेरेक फू स्टार पर हमला करने के लिए तोप का चारा इकट्ठा कर रहा था। डेरेक फू तारा बेईजी तारे से बेहतर ग्रह है, जिसमें दर्जनों टेलीपोर्टर हैं जो अन्य ग्रहों तक पहुंच सकते हैं। बेईजी स्टार के पास केवल एक टेलीपोर्टर है और एकमात्र गंतव्य जहां वे जा सकते हैं वह डेरेक फू स्टार है। इसलिए यदि आन किंगशान विद्रोह करता है तो पहला लक्ष्य जिस पर उसे हमला करना होगा वह डेरेक फू स्टार होगा। लेकिन डेरेक फू स्टार की रक्षा केवल एक अमर द्वारा नहीं बल्कि अमर लोगों द्वारा की जाती है। इन लोगों के लिए डेरेक फू स्टार पर हमला करना एक अंडे को चट्टान पर पटकने जैसा होगा। जो भी जाएगा वह तोप का चारा बनने के लिए अभिशप्त होगा। ... हालांकि अगर वे नहीं जाते हैं तो अन किंगशान के लोग अब उन्हें मिटा देंगे। कई परिवारों को पहले से ही अन किंगशान के तोप चारा कोर में शामिल होने के लिए लोगों को भेजने के लिए मजबूर किया गया है। तियान परिवार मूल रूप से एक छोटा परिवार था और वह एन किंगशान के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन तियान परिवार शुरू में बहुत अधिक आबादी वाला नहीं था और इस पीढ़ी में केवल 7 या 8 युवा लोग थे। यदि सभी को तोप का चारा बना दिया जाए तो संभवतः तियान परिवार खत्म हो जाएगा। जूनियर भाई, अब हम केवल आपकी मदद पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे परिवार को इससे बाहर निकाल सकते हैं, हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, तियान बुकु और तियान बुनाउन ने एक साथ कहा। उनकी बात एक व्यक्ति की बात से लगभग अप्रभेद्य थी। लिन शेन पहले से ही उनके व्यवहार के आदी हो चुके थे और उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। चिंता मत करो बड़े भाइयों, आखिरकार अब मैं सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन हूँ। अगर मेरे नीचे कोई विद्रोह होता है तो कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी है। लिन शेन ने कहा, चलो सबसे पहले आपके घर चलें और सुनिश्चित करें कि आपके परिवार को कोई नुकसान न पहुंचे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान जियो जैसे शक्तिशाली खिलाड़ी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन कुछ एन किंगशान जो इतना घमंडी होने की हिम्मत रखता था और गद्दार बनना चाहता था। लिन शेन पहले से ही अपना गुस्सा निकालने के लिए जगह की तलाश में था। अगर एन किंगशान अपना विनाश चाहता था तो लिन शेन को उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इस देशद्रोही को साफ करना भी पुण्य का काम माना जाएगा। जब वह वापस आएगा तो शायद उसे कुछ लाभ भी मिल सके। ये सुनकर तियान ब्रदर्स बहुत खुश हुए और बिना किसी विनम्रता के लिन शेन को तियान परिवार के घर ले गए। कुछ ही देर में वे तीनों तियान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि स्टार डिफेंस टीम के कई सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। आप कौन हैं? रक्षा दल के सैनिकों ने उन्हें चुनौती दी क्योंकि उन्होंने लिन शेन और अन्य लोगों को आते देखा। तियान परिवार के लोग, तियान बुनाउन ने कहा। वह पहले भी तियान बुकु को ढूंढने के लिए चुपके से बाहर निकल गया था। यही कारण था कि वह घर में फंस नहीं पाया था। ये सुनकर सिपाही हंस पड़ा। अब भी यहाँ मूर्ख लोग दौड़ते हुए आते हैं, ये दुर्लभ है। अंदर चलो। तियान ब्रदर्स ने उनसे बहस नहीं की और लिन शेन के साथ अंदर चले गए। तियान परिवार के आंगन में तियान परिवार के युवा और बूढ़े एक साथ इकट्ठे हुए थे। वर्तमान परिवार का मुखिया तियान जिहाओ एक दिव्य देवता से गुस्से में बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कांपने की हद तक क्रोधित था। परिवार के मुखिया तियान, आप बेईजी स्टार का हिस्सा हैं और आपको इसमें उचित योगदान देना चाहिए। जिनके पास पैसा है उन्हें पैसा देना चाहिए, जिनके पास ताकत है उन्हें ताकत देनी चाहिए। या तो संसाधन प्रदान करें या तियान परिवार के आरोही को बीजी स्टार के लिए लड़ने दें। एक बार जब स्टार लॉर्ड अपने महान उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो आपके परिवार के लिए सम्मान सुनिश्चित हो जाता है और आपके पूर्वजों की महिमा बस कोने में ही होती है। एक कुर्सी पर बैठे दिव्य निर्वाण प्राणी, आन किंगे ने मुस्कुराते हुए तियान जिहाओ से कहा। कमांडर एन, आप जो संसाधन मांग रहे हैं वह बहुत ज्यादा है। अगर हम सब कुछ गिरवी रख दें तो भी हमारा परिवार इतने संसाधन नहीं जुटा पाएगा, तियान जिहाओ ने कहा। जिनके पास पैसा है वे पैसा दे सकते हैं और जिनके पास नहीं है वे ताकत दे सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपके परिवार के कई बच्चे उत्कृष्ट रहे हैं। वे स्टार लॉर्ड के साथ दूर दूर तक विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं। शायद किसी दिन उन्हें अपने क्षेत्र का शासक बनने का मौका मिले। एन किंगहे ने तेजी से कहा। कमांडर आन, हमारे बच्चे इतने असाधारण नहीं हैं, न ही हमारा भाग्य इतना अच्छा है। कृपया दया दिखाएं और हम जितना संभव हो सके उतना इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। भले ही इसका मतलब हमारे पास जो कुछ भी है उसे बेचना पड़े, लेकिन हम केवल आधा ही इकट्ठा करने में कामयाब हो पाएंगे।
कृपया दया करें, तियान जिहाओ ने कहा, गुस्से से कांपते हुए, लेकिन फटने की हिम्मत नहीं हुई। किसी और की छत के नीचे किसी को अपना सिर झुकाना पड़ता है। एक भी हिस्सा कम नहीं, या तो लोग सौंपो या पैसा, एक चुन लो। यदि आप आधा हिस्सा देते हैं तो अपने पीछे एक बच्चा छोड़ जाते हैं जो बुढ़ापे में आपकी देखभाल करेगा। आपके पिछले सहयोग को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह चुनने दूंगा कि आप किस बच्चे को रखना चाहते हैं। क्या यह उचित नहीं है? एनकिंगे ने मुस्कुराते हुए कहा। जब ये शब्द कहे गए तो आन परिवार के सदस्य धार्मिक क्रोध से भर गए। क्या ये वास्तव में तियान जिहाओ से यह नहीं पूछा जा रहा था कि किस बच्चे को अग्निकुंड में फेंका जाए, और केवल एक को ही रख पाना, फिर भी तियान परिवार के सभी संसाधनों को समर्पित करना, ये पूरी तरह से अमानवीय था। पिताजी, तियान बुको और तियान बुनाउन वापस दौड़े और तियान जिहाओ की तरफ दौड़े। तियान बुको और तियान बुनाउन को वापस आते देख तियान जिहाओ और उसकी पत्नी के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। तुम मूर्खता! अगर वे वापस नहीं आते तो भी आशा की एक किरण हो सकती थी, लेकिन अब जब वे वापस लौट आए हैं तो तोप के चारे के रूप में उनका भाग्य अपरिहार्य लग रहा था। पिताजी, डरो मत, कोई ना कोई हमारे लिए खड़ा होगा, तियान बुको और तियान बुनाउन ने जल्दी से कहा। तियान जिहाओ थोड़ा हैरान हुआ। इस समय तियान परिवार की मदद कौन कर सकता है? तियान परिवार के निकट अन्य परिवारों के पास अब तक संभवतः अपनी समस्याएं आ चुकी होंगी, कौन उनकी सहायता कर सकता था? एड्स बाय पब फ्यूचर। जब तियान जिहाओ इस पर विचार कर रहा था तो वह खुद को रोक नहीं सका और उसने ऊपर देखा कि लिन शेन वहीं खड़ा था। पहले तो वह अचंभित हुआ, फिर बहुत खुश हुआ। आन किंगे ने भी लिन शेन को देखा, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सका। एक दिव्य प्राणी को सभी मानव चेहरे कुछ हद तक एक जैसे लगते थे, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं था। यदि वे किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखें तो उन्हें कुछ अंतर नजर आ सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के एक साथ होने के कारण वे यह नहीं बता पा रहे थे कि कौन कौन है। इसके अलावा लिन शेन की फटी हुई युद्ध पोशाक और हेलमेट के कारण उसे पहचानना और भी मुश्किल हो गया। मैं देखना चाहता हूं कि बेजी स्टार पर मुझसे ज्यादा प्रभारी कौन हो सकता है, एनकिंगहे ने ठंडे स्वर में कहा और सभी को उपहास से देखा। जैसे ही उसने ये कहा, एनकिंगहे का अनुसरण कर रहे स्टार डिफेंस टीम के छोटे दस्ते के नेता और मध्यम दस्ते के नेता सभी हंस पड़े। आन किंगहे, स्टार लॉर्ड आन किंगशान के छोटे भाई थे। परिवारों को लूटने का आदेश व्यक्तिगत रूप से स्टार लॉर्ड एन किंगशान द्वारा जारी किया गया था। वास्तव में बेजी स्टार पर किसी के पास उनसे अधिक अधिकार नहीं था। लिन शेन ने अनकिंगहे को देखा, उसके पास गया और पूछा, अनकिंगशान का आपसे क्या संबंध है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टार लॉर्ड का नाम लेने की? अनकिंगहे तुरंत गुस्से में आ गया। एक इंसान इतना अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैंने अभी अभी किया, इसमें क्या है? लिन शेन ने उदासीनता से पूछा। तुम मौत चाहते हो? इससे पहले कि अनकिंगहे अपनी बात पूरी कर पाता, खून उगलता एक सिर आसमान में उड़ गया और उसकी आंखें सदमे से बड़ी हो गईं। हर कोई दंग रह गया। एक क्षण के लिए प्रांगण में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन अचानक हमला करेगा और एनकिंगहे का सिर धड़ से अलग कर देगा। तियान परिवार जानता था कि लिन शेन कौन था और वे हैरान और प्रसन्न दोनों थे। हालांकि स्टार डिफेंस टीम के सदस्य अचंभित रह गए। यद्यपि आन किंगशान जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह एक निर्वाण प्राणी था। उनके सामने खड़ा यह मानव एक ही वार में उनका सिर कैसे काट सकता था? लिन शेन ने खून से लथपथ स्क्रैप तलवार को पकड़ते हुए रक्षा दल के छोटे दस्ते के नेताओं और मध्यम दस्ते के नेताओं को देखा और शांति से कहा, क्या यहाँ कोई है जो बात कर सकता है? अध्याय 824 फैनलाइट क्रॉसवाइज। अध्याय 824 फैनलाइट क्रॉसवाइज। क्या आप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं? एक स्क्वाड्रन लीडर ने सावधानीपूर्वक पूछा। ये सुनकर अन्य लोग तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। सेलेस्टियल रेस में लिन शेन की प्रतिष्ठा कुछ हद तक प्रतिष्ठित थी। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो ठीक से बोल सकते हैं, लिन शेन ने स्क्वाड्रन लीडर की ओर देखते हुए कहा। स्क्वाड्रन लीडर जल्दी से सलामी देने के लिए आगे बढ़ा और बोला, चीफ, मैं तियान युवांडे हूं, जो बेजी स्टार डिफेंस टीम के 7वें स्क्वाड्रन का स्क्वाड्रन लीडर हूं। वास्तव में हमारा डेरेक फुस्टार पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, न ही हमारा विद्रोह करने का कोई इरादा था। बस इतना है कि स्टार लॉर्ड के आदेश अनिवार्य हैं, कृपया समझें, चीफ। ये सुनकर अन्य स्क्वाड्रन लीडर और टीम लीडर भी जल्दी से बोल पड़े। सभी ने दावा किया कि उन्हें उनके वरिष्ठों द्वारा मजबूर किया गया था। तियान भाइयों, उन्हें अलग अलग ले जाओ और उनसे कुछ सवाल पूछो, लिन शेन ने तियान बुको और तियान बुनाउन को निर्देश दिया। ... दोनों को तुरंत समझ में आ गया और वे तियान युवांडे और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए अलग अलग कमरों में ले गए। मुख्य रूप से उनसे पूछा कि एन किंगशान की सेना में वर्तमान में कितने लोग हैं और वहां कितने निर्वाण प्राणी हैं। लिन शेन आंगन में बैठे हुए उनकी पूछताछ खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। अंकल तियान, आप लोग पहले आराम कर लें। लिन शेन ने तियान जिहाओ से पहले तियान परिवार के सदस्यों को वापस ले जाने के लिए कहा।
जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक सहायता दल का नेता अचानक आगे आया। उसने तियान परिवार के एक लड़के को पकड़ लिया और लड़के की गर्दन पर लाइफ बेस ब्लेड रख दिया और जोर से चिल्लाया, सब लोग पीछे हट जाओ। लड़के को पकड़े हुए सहायता दल के नेता ने तियान परिवार से ऊपर चढ़ने और भागने की कोशिश की। क्या आप खुद को धोखा दे रहे हैं और अंत तक गद्दार का पीछा करने का इरादा रखते हैं? लिनशेन ने सहायता टीम के नेता से शांति से पूछा। लिनशेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपना काम करो। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये दिव्य जाति का आंतरिक मामला है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हमारा स्टार लॉर्ड भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप हिला सकें। मौका लीजिए और स्टार लॉर्ड के आने से पहले ही निकल जाए, नहीं तो आपकी जान जा सकती है, सहायता दल के नेता ने ठंडे स्वर में कहा। मेरी जिंदगी, ये तो बात की बात है। लिनशेन ने कहा, यदि आप उस बच्चे को अभी नहीं मारते हैं तो आप तुरंत अपनी जान गंवा देंगे। उन्होंने देखा कि अन्य टीम लीडर भी कुछ उलझन में थे, जैसे कि कुछ लोग कार्रवाई के लिए तैयार थे। यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो उसे मेरे साथ ही दफनाना होगा, सहायता दल के नेता ने लड़के की गर्दन पर ब्लेड कस दिया। टकराना। सहायता दल के नेता के सिर पर अचानक एक खूनी छेद हो गया, जिससे उसे जीवन आधार का उपयोग करने का कोई मौका नहीं मिला। उसे तुरंत गोली मार दी गई और उसका शरीर हवा में गिर गया। लिनशेन ने आगे बढ़कर लड़के को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे जमीन पर लिटा दिया। अन्य टीम लीडरों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। लिनशेन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि सहायता टीम के नेता की हत्या कैसे हुई थी। उन्होंने केवल लिनशेन को अपनी बंदूक के आकार की उंगली को धीरे धीरे नीचे करते देखा। अब कोई भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। लिनशेन उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही मार सकता था। बंधक पूरी तरह से बेकार थे। तियान जिहाओ ने जल्दी से अपने परिवार को छुपाया, फिर तियान परिवार के सदस्यों को इन टीम लीडरों से पूछताछ करने के लिए ले गया। कुछ ही समय में उन्हें सामान्य स्थिति समझ में आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वर्तमान में बेजी स्टार के पास 3 कोर हैं। एक मुख्य रूप से अन्य छोटी जातियों के व्यक्तियों से बना है, जिसे हॉट ब्लडड कोर कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से उन जातियों के म्यूटेटर और असेंडर्स शामिल हैं, तथा इसका प्रबंधन अल्पसंख्यक सेलेस्टियल लोगों द्वारा किया जाता है। अन्य 2 दल एनकिंगशान की प्रत्यक्ष पंक्ति के थे, जिनमें से एक मुख्य रूप से अन्य जातियों के आरोही थे और दूसरा स्वर्गीय आरोही थे, जिनकी कुल संख्या 20,000 से अधिक थी। अनकिंगशान में 100 से अधिक निर्वाण प्राणी थे, जो वास्तव में एक बहुत ही दुर्जय शक्ति थी। छोटे भाई, उस खलनायक के इतने सारे अधीनस्थों के साथ क्या हमें अभी उससे दूर रहना चाहिए? तियान बुकू और तियान बुनाउन ने पूछा। तुम लोग जाकर थोड़ी देर के लिए छिप जाओ, मैं स्टार लॉर्ड के महल की यात्रा करूंगा, लिनशेन ने आश्वासन दिया। क्योंकि बेजी स्टार पर कोई अमर नहीं थे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। तियान भाई बहनों ने कहा, यदि आपको जाना ही है तो हम आपका समर्थन करेंगे। आप परिवार का ख्याल रखें, बाकी मुझ पर छोड़ दें। लिनशेन मुस्कुराए और कहा, यह सिर्फ बीजी स्टार का एक स्टार लॉर्ड है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाइयों को बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तियान परिवार को शरण देने की व्यवस्था करने के बाद लिनशेन ने खुद स्टार डिफेंस टीम को स्टार लॉर्ड के हवेली की ओर ले गया। बेजी स्टार सैन्य चौकियों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने स्टार डिफेंस टीम के लोगों के साथ हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग बिना किसी रुकावट के स्टार लॉर्ड के भवन में पहुंचे। कमांडर एनाप के साथ क्यों नहीं लौटे? स्टार लॉर्ड के महल में एक दिव्य प्राणी ने उनकी वापसी देखकर और विशेष रूप से उनके बीच एक मानव को देखकर भौहें सिकोड़कर पूछा। एक टीम लीडर ने उत्तर दिया, ये सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं, जो लॉर्ड स्टार से मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही स्टार लॉर्ड के भवन के कर्मचारियों ने तुरंत अपने भाव बदल लिए और अपने हाथ में मौजूद संचारक को दबा लिया। लिनशेन ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे रिपोर्टिंग जारी रही। कुछ ही देर में उसने दर्जनों निर्वाण प्राणियों को स्टार लॉर्ड के भवन से बाहर निकलते देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिनशेन ने संक्षिप्त रूप से देखा, इसके बारे में चिंतित नहीं। बीजी स्टार की शक्ति विशालकाय रिंग स्टार की तुलना में बहुत कमजोर थी। प्रमुख दिव्य निर्वाण प्राणी ने लिनशेन को देखा और कहा, लिनशेन, तुम मेरे बीजी स्टार पर आने के बजाय स्काई पिनेकल स्टार पर क्यों नहीं रहते और प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हो? मैंने सुना है कि तुम विद्रोह करना चाहते थे, इसलिए मैं एक नज़र डालने आया, लिनशेन ने जवाब दिया। हालांकि स्वाभाविक रूप से वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसने हताशा में खुद को वहां बेच दिया था। सिर्फ तुम अकेले? एनकिंगशान ने लिनशेन की जांच की। क्या मैं अकेले ही पर्याप्त नहीं हूं? लिनशेन ने जवाब दिया। हाँ, आप काफ़ी आश्वस्त हैं। एनकिंगशान हंसा, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने अचानक जारी रखा, आप ठीक समय पर आए हैं। NOG-0 से ओमाइक्रॉन। बूढ़ा चोर तियांशु कामुक और लालची है, जिससे हमारी दिव्य जाति के आम लोग कष्ट में हैं और वे अपने दिन सहन नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके खिलाफ नहीं तो फिर किसके खिलाफ? उस पुराने चोर तियांशु के अनुचर के रूप में तुम्हारा आना मेरे ध्वज के लिए तुम्हें बलिदान करने के लिए ठीक समय पर है। उसे नीचे ले जाओ।
एन किंगशान के आदेश पर सिटी लॉर्ड के हवेली के सभी रक्षकों ने अपने जीवन आधारों को छोड़ दिया। हजारों एस्केंड जीवन आधार और कई दर्जन निर्वाण जीवन आधार आकाश से उल्काओं की तरह लिनशेन की ओर बरस पड़े। आन किंगशान लिनशेन से नहीं डरता था। उनके विचार में लिनशेन अभी भी एक आरोही था, एक मजबूत व्यक्ति, लेकिन फिर भी सिर्फ एक आरोही। वह कितना खतरनाक हो सकता है। एक आरोही होने की बात तो दूर, एक निर्वाण प्राणी भी कोर के ऐसे हमले के सामने जीवित नहीं बच पाएगा। तियान परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से व्यवस्था करने के बाद तियान भाइयों ने चुपके से वहां पहुंचकर लिनशेन पर बमबारी कर रहे असंख्य जीवन ठिकानों को देखा। वे चौंक गए और उन्होंने अपने जीवन ठिकानों को बुलाकर हताश होकर लड़ने के लिए तैयार कर लिया, ताकि वे थोड़ी सी भी मदद कर सकें। यदि लिनशेन की मृत्यु हो जाए तो उनका तियान परिवार निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा। लिनशेन ने अपने तियान परिवार के सामने एन किंगे की हत्या कर दी थी, और हालांकि यह उनका परिवार नहीं था जिसने ऐसा किया था, लेकिन एन किंगशान की क्रूरता को देखते हुए वह निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ेगा। अपने हाथ के एक झटके से लिनशेन ने इनहेरिटेंस फैन को छोड़ दिया, जो उसकी पकड़ से बाहर निकल गया। पंखे की हड्डियां अचानक फैल गईं, प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गईं, तेजी से उसके चारों ओर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के चारों ओर हजारों चमकती हुई किरणें प्रवाहित हो रही हों। असंख्य जीवन आधारों को इनहेरिटेंस फैन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। अधिकांश जीवन आधार प्रवाहित रोशनी से चकनाचूर हो गए थे और एक क्षण में विस्फोटों ने कानों को बहरा कर दिया। कई आरोही और निर्वाण प्राणी भय से खून उगल रहे थे, लिनशेन को विस्मय से देख रहे थे, जो एक अमर तलवार की तरह खड़ा था। ईश्वर बनाने वाली जाति की ताकत, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। छोटा जूनियर भाई बहुत भयंकर है। तियान ब्रदर्स हैरान और प्रसन्न दोनों थे। वे लंबे समय से जानते थे कि लिनशेन शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अकेले ही इतने सारे आरोही और निर्वाण प्राणियों के हमलों को पराजित किया था। उसके चारों ओर फैले विशाल जीवन आधार और निर्वाण शक्ति की चमक उसके बगल में बहती रोशनी के नीचे कांच की तरह बिखर गई। एक पल के लिए हर कोई भयभीत हो गया और जल्दबाजी में अपने अपने जीवन आधार वापस ले लिए और फिर से लिनशेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने अपने हमले रोक दिए, लेकिन लिनशेन का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। पंखे की हड्डियां एक हल्की तलवार की तरह असंख्य उड़ती हुई तलवारों की तरह चमक रही थीं और चीखें लगातार जारी थीं। निर्वाण प्राणी और आरोही समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। पंखे की रोशनी उनके शरीर में प्रवेश कर गई। जिन निर्वाण सत्ताओं ने निर्वाण शक्ति या अपने जीवन आधारों से पंखे के प्रकाश को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, वे पंखे के प्रकाश और जीवन आधार दोनों में ही छेद कर दिए गए। हर जगह खून फैल गया और जो आरोही और निर्वाण प्राणी उड़ते हुए बिखर गए थे, वे पकौड़ों की तरह आकाश से नीचे गिर पड़े। तियान ब्रदर्स, जो शुरू में ये देखना चाहते थे कि क्या वे मदद कर सकते हैं, वहीं रुक गए और वहीं खड़े होकर आकाश में गिरे हुए आरोही और निर्वाण प्राणियों को घूरने लगे। हम मनुष्य एक अविश्वसनीय रूप से भयानक अस्तित्व भी पैदा किया है। अपनी लाश का गला घोंटते हुए देखकर एन किंगशान निश्चल खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें भी नहीं उठाई, बस चुपचाप अपने सामने लिनशेन को देखता रहा। जो बच सकते थे वे पहले ही भाग चुके थे, जो नहीं बच सके वे जमीन पर लाश बन गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुराने चोर तियांशु द्वारा चुने गए कुत्ते में वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं और वह काट सकता है, एन किंगशान ने हल्के से कहा, क्योंकि उसने पंखे की रोशनी को लिनशेन के हाथ में वापस उड़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो मरने वाले उसके अधीनस्थ नहीं बल्कि केवल मुर्गियां और कुत्ते हों। एन किंगशान, क्या तुम स्काई पिनेकल स्टार पर जाकर खुद अपने पापों को कबूल करने की योजना बना रही हो, या मुझे तुम्हारी लाश वापस ले जाना चाहिए? लिनशेन ने पूछा। एन किंगशान के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा अनुमान ज्यादा लगा लिया था। आप कुछ भी नहीं जानते और फिर भी स्काई पिनेकल स्टार पर वापस जाना चाहते हैं। मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? लिनशेन ने भौहें सिकोड़ी। एन किंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्गीय जाति अब उस बूढ़े चोर तियांशु के नियंत्रण में नहीं है। शायद अब तक वह भी मर चुका होगा। चूंकि तुम इतने वफादार पालतू कुत्ते हो, इसलिए नीचे अपने मालिक की सेवा करो। जैसे ही उसने कहा, एन किंगशान का शरीर एक भूरे रंग के कवच से ढक गया और उसी समय उसके हाथ में एक धनुष के आकार का जीवन आधार दिखाई दिया। आन किंगशान का कवच मोटा और भारी था, जिससे वह एक मशीनी योद्धा जैसा दिखता था। धनुष का आकार सांप जैसा था और उसकी डोरी से भयानक सफेद रोशनी निकल रही थी। आन किंगशान ने एक हाथ से आत्मा आधारित तीर खींचा, उसे धनुष पर रखा और धीरे से सांप धनुष को पीछे खींचा। आत्मा आधार तीर पर प्रकाश अधिक तीव्र हो गया, जो हरे वर्णक्रमीय तीर जैसा दिख रहा था। भनभनाना, धनुष की डोरी झंझना उठी और तीर हरे रंग की बिजली में बदल गया, जो तुरंत लिनशेन तक पहुंच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिनशेन ने अपने हाथ में इनहेरिटेंस फैन लहराया और पंखे की रोशनी तलवार की तरह हरे रंग की बिजली से टकराई, जिससे वह सीधे दो टुकड़ों में कट गई।
स्पिरिट बेस एरो दो भागों में विभाजित होकर अचानक फट गया और हरे प्रकाश के बादल में बदल गया, जिसने आसपास के दर्जनों मीटर क्षेत्र को घेर लिया। मेरी विषैली सर्प शक्ति सर्प विष की शक्ति बढ़ा सकती है, ये जिस किसी को भी छुएगी वह निश्चित रूप से मर जाएगा। तुम अभी भी बहुत छोटी हो, एन किंगशान ने हरी रोशनी की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अचानक हरे प्रकाश से पंखे की रोशनी की किरणें फूट पड़ीं, जो प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित हो गईं और एन किंगशान की ओर बढ़ने लगीं। एन किंगशान की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने तुरंत अपने हाथ में लिया हुआ सांप धनुष उन पंखे की लाइटों पर मारा। कुछ पंखे की लाइटें गिराने के बाद बाकी ने उसके शरीर को छेद दिया। वह लगातार पीछे की ओर कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि पंखे की लाइटें एक के बाद एक उसके शरीर पर पड़ रही थीं, जिससे वह शीघ्र ही एक हाथी में बदल रहा था। लिनशेन हरे प्रकाश से बाहर चला गया, जहरीले सांप की शक्ति से अप्रभावित, क्योंकि हरा रंग जल्दी से उससे फीका पड़ गया। मेरी जहरीली सांप शक्ति का सामना करने में सक्षम होने के कारण आप वास्तव में पुराने चोर तियांशु द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने जाने के योग्य हैं। अब एक हेजहोग जैसा दिखने वाले एन किंगशान ने अपने धनुष के साथ खुद को सहारा दिया और लिनशेन से कहा। लिनशेन ने कहा, पछतावे के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अफसोस, जिसे पछतावा होगा वह संभवतः तुम ही हो। एन किंगशान जोर से हंसा, तुम मजबूत हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि असली ताकत क्या है। बेशक, एक साधारण आदमी सच्ची ताकत को कैसे समझ सकता है। एन किंगशान की आंखें किसी जहरीले सांप की तरह सिकुड़ गईं। उसने एक सिरिंज निकाली और अचानक उसे अपनी गर्दन में घोंप लिया। इंसान, अपनी आंखें पूरी तरह खोलो और साफ देखो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये वो शक्ति है जो केवल देवताओं के पास ही हो सकती है, एन किंगशान ने कहा। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। अचानक आन किंगशान ने अपने अंगों को चौड़ा किया और उसके शरीर में फंसी पंखे की हड्डी की हल्की तलवारें बाहर निकल आईं। हवा में उठते हुए आन किंगशान का कवच अजीब तरह से हिल गया, उसके शरीर में विचित्र परिवर्तन हुआ। लिनशेन ने देखा कि आन किंगशान का शरीर तेजी से फैल रहा था और बदल रहा था। उसका कवच सांप के शिल्कों में बदल रहा था और उसका शरीर एक विशालकाय अजगर के रूप में बदल रहा था। कुछ ही क्षण में आन किंगशान 100 मीटर लंबे भूरे स्केल वाले अजगर में बदल गया, जो एक बैरल से भी मोटा था। उसकी पीठ पर स्थित दिव्य पंख भी अत्यधिक विशाल हो गए, जो पंखों वाले स्वर्ग निगलने वाले विशालकाय अजगर के समान थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसके चारों ओर का स्थान उसके आकार के साथ मुड़ गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कानून की शक्ति थी। अमरता तक चढ़ गए। नहीं, ये सामान्य अमरता नहीं है। लिनशेन ने भौहें सिकोड़ते हुए एन किंगशान को देखा, जो स्वर्ग निगलने वाले विशालकाय अजगर में तब्दील हो गया था। पंखे की हड्डियां उसके हाथ में वापस आ गई थीं, एक तह पंखे में बदल गई थीं। लिनशेन, क्या तुम देख रहे हो? ये वह शक्ति है जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। विशालकाय अजगर ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और डरावनी आवाज में लिनशेन की ओर देखा। क्या आप ईश्वर बनाने वाली जाति के सदस्य हैं? लिनशेन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसे संदेह था कि केवल ईश्वर बनाने वाली जाति ही ऐसी विचित्र रचनाएं उत्पन्न कर सकती है। तुम भगवान बनाने वाली जाति के बारे में भी जानते हो, तुम्हें कुछ समझ है? एन किंगशान ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। बहुत बुरा हुआ, तुम्हें ये जानने में बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारी जान लेने जा रहा हूँ। जैसे ही उसने कहा, विशालकाय अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला। उसके शरीर से अचानक एक हरे रंग की रोशनी उठी और आसपास के क्षेत्र को हरा रंग दे दिया। हरे प्रकाश के नीचे लिनशेन का शरीर भी हरा हो गया। हरे प्रकाश के संपर्क में आने पर इमारतें और उनके चारों ओर पड़ी लाशें पिघलने लगीं और उनमें बुलबुले उठने लगे, मानो उन्हें मजबूत सल्फ्यूरिक एसिड से जंग लग रहा हो। तियान ब्रदर्स भयभीत होकर पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि हरे प्रकाश के भीतर का क्षेत्र एक पल में हरे दलदल में बदल गया था, यहाँ तक कि निर्वाण प्राणियों के शरीर भी तरल में बदल गए थे। कानून की शक्ति, क्या किंगशान वास्तव में अमर है? तियान ब्रदर्स के दिल में झटका लगा। एनो, लिनशेन भले ही मजबूत हो, लेकिन स्तरों में असमानता बहुत बड़ी थी। भले ही निर्वाण प्राणी शक्तिशाली हों, फिर भी वे अमर के विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं? लिनशेन का फटा हुआ युद्ध सूट कानून की शक्ति के प्रभाव में एक हरे तरल में बदल गया और उसके शरीर से टपकने लगा। मजबूत फिर भी कमजोर, आप अभी भी मरे नहीं हैं। एन किंगशान, जो एक विशाल सांप में बदल गया था, ने देखा कि हालांकि लिनशेन का शरीर हरे तरल से टपक रहा था, वह अभी भी मरा नहीं था। जैसे ही सांप के खुले मुंह ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की, एक हरे रंग की रोशनी उसके भीतर संघनित हो गई, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और लिनशेन की ओर बढ़ने लगी। हरे प्रकाश की एक धार ने लिनशेन के शरीर को घेर लिया, जिससे जमीन हरे तरल से भरी एक विशाल खाई में तब्दील हो गई, मानो एक बड़ी हरी दरार ने पृथ्वी को विभाजित कर दिया हो। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे जल्दी करनी होगी, एन किंगशान ने जाने की तैयारी करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसे हरे तरल से भरी खाई के भीतर से गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि हरे तरल पदार्थ के भीतर पानी की लहरें फूट रही थीं। उसमें से एक शरीर फटकर बाहर निकला और आकाश में लटक गया। डॉट डॉट डॉट
जैसे ही वह आकृति आगे बढ़ी, उसके शरीर से हरा तरल पदार्थ बिखर गया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। सफ़ेद आधार और काले पैटर्न वाले कवच से सुसज्जित ये चित्र एक पारंपरिक स्याही से बने परिदृश्य चित्र जैसा दिखता था, रहस्यमय और भयावह। लिन शेन। एन किंगशान ने संदेह और अनिश्चितता से भरी हुई उस आदमी को देखा। एन किंगशान, अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब बची है तो उसका इस्तेमाल करो, लिन शेन ने विशालकाय सांप को देखते हुए शांति से कहा। NOG-0 से ओमाइक्रॉन। तियान ब्रदर्स दूर से ही बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि लिन शेन उस भयानक हमले में मर गया था। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह पूरी तरह सुरक्षित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत अच्छी तरह से, आप वास्तव में मरने के लायक हैं। एन किंगशान दहाड़ा, क्योंकि कानून शक्ति लगातार उसके मुंह में एकत्रित हो रही थी। सांप के मुंह के अंदर का हरा प्रकाश और अधिक तीव्र हो गया, मानो वह हरे सूरज में संघनित हो गया हो। उसकी चकाचौंध भरी चमक के कारण उसे सीधे देखना असंभव हो गया। लिन शेन ने विशालकाय सांप और उसके मुंह में हरे रंग की रोशनी पर नजर डाली। उसका आकार अचानक हिल गया, सीधे विशालकाय सांप पर हमला कर दिया। विशालकाय सांप की आंखें मारने की भयावह मंशा से चमक उठी, क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाली हरी रोशनी एक पल में हरे रंग की स्टार नदी में फूट पड़ी, जिससे ग्रह का आधा आकाश हरा हो गया। हरे रंग की स्टार नदी से आने वाली हवा के झोंके ने तियान बंधुओं को जमीन पर धकेल दिया, जिससे उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। भागते हुए आरोही और निर्वाण प्राणी भी भयानक झोंके से आकाश से नीचे दब गए। वे जमीन पर गिर पड़े और फिर उसी बल की तरंगों से इधर उधर उछाले गए। हरे रंग की रोशनी लगातार फूट रही थी, जिससे पूरा आकाश हरा हो गया और बीजी तारा इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो वह कोई भूतिया पाताल लोक हो। हरे प्रकाश की नदी के भीतर एक आकृति ने छलांग लगाई और सांप के सिर के ऊपर चढ़ गई। उसका एक पैर विशाल सांप की आंखों के बीच में आ गया। विशालकाय सांप की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थीं। उसने उस आकृति को देखा, कुछ करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह असहाय होकर केवल देख सकता था कि वह आकृति उसके चेहरे पर पैर रख रही थी और उसके सिर पर मुक्का मार रही थी। धमाका! एक ही मुक्का से लिन शेन ने विशालकाय सांप के विशाल शरीर को राख में बदल दिया और अशांत हवा में बिखर गया। निर्वाण सत्व और आरोही, जिन्होंने अभी अभी वायुधारा में स्वयं को स्थिर किया था, इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहे थे। उनकी पुतलियां अत्यधिक फैल गई थीं, वे अविश्वास से भर गए थे। वहीं किंगशान, जिसने एक अमर विशाल सांप का रूप ले लिया था, लिन शेन के एक ही घूंसे से राख में बदल गया। उसकी शक्ति की मात्रा अकल्पनीय थी। ये हो सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन अमर है। तियान ब्रदर्स इतने हैरान थे कि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। ये कचरा अल्ट्राबन जनजाति के अमर से भी कमजोर है। लिन शेन ने एन किंगशान को देखा, जो राख में बदल गया था और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा था। वह थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसा व्यक्ति मरने के बाद कुछ उपयोगी छोड़ जाएगा। अप्रत्याशित रूप से वह सीधे राख में बदल गया। एक विचार मात्र से लिन शेन को पता चल गया कि क्या हुआ था। अल्ट्राबन जनजाति का एक अमर आखिरकार एक सच्चा अमर था। इस व्यक्ति ने स्वयं को अमर प्राणी में बदलने के लिए किसी प्रकार के तकनीकी उत्पाद का उपयोग किया था। लिन शेन का शरीर मांस और रक्त वाले लोगों के लिए केवल मध्यम घातक था, लेकिन अमर पदार्थों के लिए असाधारण रूप से विनाशकारी था। इस तकनीक ने एन किंगशान को एक शुद्ध अमर प्राणी बना दिया था, जो मांस और रक्त से रहित था, जिसने उसे लिन शेन के सामने और भी कमजोर बना दिया था। लिन शेन सीधे टेलीपोर्टर स्टेशन पर गया, एकमात्र टेलीपोर्टर पर नियंत्रण कर लिया, उसे बंद कर दिया और किसी को भी अंदर या बाहर टेलीपोर्ट करने से रोक दिया। सबसे पहले उसने खुद के लिए बेजी स्टार का नियंत्रण हासिल कर लिया। लिन शेन द्वारा अमर विशालकाय अजगर को मारे जाने के जबरदस्त सदमे से अधिकांश कोर के सदस्यों और निर्वाण प्राणियों ने, जो एन किंगशान के प्रति वफादार थे, बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। सच तो यह है कि कोर में ऐसे कई लोग थे जो एन किंगशान के विद्रोह में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे। उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था। अब जबकि एन किंगशान मारा जा चुका था और उसके साथ निकटता से जुड़े निर्वाण प्राणियों को लिन शेन द्वारा लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने का साहस कर पाते। लिन शेन ने तियान परिवार से मदद मांगी और जल्दी से पूरे बेजी स्टार पर नियंत्रण हासिल कर लिया। साथ ही कोर भी उसकी मुट्ठी में मजबूती से आ गया। एन किंगशान से लिन शेन को पता चला था कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। विद्रोह केवल बेजी स्टार तक ही सीमित नहीं था, इसलिए उसने तुरंत तियानजून और अन्य लोगों से संपर्क किया। कई लोगों ने जवाब नहीं दिया। तियानशुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ओयांग युदू ने जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह अराजकता है। संपूर्ण दिव्य जाति अराजकता में है। कई ग्रहों पर विद्रोह भड़क उठे हैं। दिव्य न्यायालय अब मुश्किल से टिक पा रहा है। ओयांग युदू की आवाज़ थोड़ी उन्मत्त थी। ये दर्शाता है कि वहाँ की स्थिति आशावादी से बहुत दूर थी। इसने लिन शेन के दिल पर गहरा असर डाला। सामान्य परिस्थितियों में तियानशुन कभी भी उसके संदेशों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। विशालकाय रिंग स्टार भी परेशानी में होगा। वहाँ की स्थिति कैसी है?
क्या तुम ठीक हो? लिन शेन ने पूछा। लेकिन फिर संचार कट गया और लिन शेन का संदेश नहीं भेजा जा सका, जिससे लिन शेन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। यहाँ तक कि स्काई पिनेकल स्टार भी परेशानी में था। ऐसा लग रहा था कि एन किंगशान ने झूठ नहीं बोला था। दिव्य जाति वास्तव में बड़ी उथल पुथल में थी और सम्राट तियांशु और अन्य नियंत्रण रख पाएंगे या नहीं, यह अनिश्चित था। लिन शेन के दिमाग में अचानक एक विचार आया, क्या ये हो सकता है कि एनी गद्दार हो गया है? अन्यथा इतने सारे ग्रहों पर एक साथ विद्रोह भड़काने की शक्ति किसके पास है? विशाल रिंग स्टार पर लौटने के लिए उत्सुक लिन शेन को डर था कि तियानजून के अंत में परेशानी खड़ी हो सकती है। लिन शेन ने स्काई नेटवर्क तक पहुंच बनाई और सौभाग्य से बीजी स्टार का सिग्नल अभी भी अपेक्षाकृत स्थिर था। जैसा कि अपेक्षित था, सेलेस्टियल रेस के आंतरिक विद्रोह की खबर आज स्काई नेटवर्क पर छा गई। संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य जाति के भीतर विद्रोह की चर्चा कर रहा था। इतनी बड़ी घटना को छिपाया नहीं जा सकता था। लिन शेन ने एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर देखी। डेरेक फुस्टार से संचार काट दिया गया था। कुछ घंटे पहले डेरेक फुस्टार से ग्रह पर विद्रोह भड़कने के बारे में संदेश आए थे, लेकिन उसके बाद सभी समाचार बंद हो गए। निस्संदेह वहां अवश्य ही कोई अमर प्रकट हुआ होगा, जिसने डेरेक फुस्टार के साथ उनके विधि शक्ति के संचार को बाधित कर दिया होगा। अगर मैं विशाल रिंग स्टार पर जाना चाहता हूं, तो मैं केवल डेरेक फुस्टार से होकर जा सकता हूं, और सेलेस्टियल रेस में हर जगह विद्रोह के साथ विशाल रिंग स्टार में स्थानांतरित होने के लिए अन्य ग्रहों से यात्रा करना मुश्किल होगा। यह महसूस करते हुए कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, लिन शेन ने बीजी स्टार के मामलों को तियान परिवार, विशेष रूप से टेलीपोर्टर द्वारा दृढ़ता से प्रबंधित करने की व्यवस्था की और फिर टेलीपोर्टर का उपयोग डेरेक फुस्टार की ओर जाने के लिए किया। डेरेक फुस्टार का पतन लिन शेन अभी टेलीपोर्ट हुआ ही था जब उसने एक भयावह दृश्य देखा। आकाशीय तिजोरी के ऊपर डरावने अमर प्राणी मंडरा रहे थे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विभिन्न राक्षसों और भूत प्रेतों जैसे अमर प्राणियों ने डेरेक फुस्टार के पूरे आकाश को लगभग स्पष्ट कर दिया था। आकाश के जो कुछ हिस्से खुले थे, उनमें दिव्य जाति के अमर सदस्यों के कई सदस्य युद्ध में लगे हुए थे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत गंभीर लग रही थी। इतने सारे अमर प्राणियों से घिरे होने के कारण उन्होंने चमकदार दिव्य प्रकाश फैलाया और आकाश में लगातार कानूनी शक्ति का विस्फोट किया। हालांकि वे अमर प्राणियों के घेरे से मुक्त नहीं हो सके और शून्य में फंस गए तथा लगातार इन प्राणियों से लड़ने के लिए मजबूर हो गए। आप कौन हैं? ... आप कहां से हैं? टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात गार्ड स्पष्ट रूप से डेरेक फुस्टार के मूल सैनिकों में से एक नहीं था। इसका प्रमाण एक अमर प्राणी की उपस्थिति से मिलता है जो उन पर बारीकी से नजर रख रहा था, जो विभिन्न ग्रहों से टेलीपोर्ट हुए लोगों से उनकी रक्षा कर रहा था। मैं बेजी स्टार के स्वामी एन किंगशान का एक दूत हूं, यहां ये रिपोर्ट करने के लिए कि बेजी स्टार ने प्रतिरोध सेनानियों का सामना किया है और सक्रिय रूप से उनका सफाया कर रहा है। हमें सुदृढ़ीकरण में शामिल होने से पहले और अधिक समय की आवश्यकता होगी। लिन शेन ने आकाश में अमर प्राणियों की काली पट्टी देखी और अपनी असली पहचान प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। वह शक्तिशाली तो था, लेकिन अमर तो नहीं था। आकाश में हजारों अमर प्राणियों के साथ लिन शेन इतना भ्रमित नहीं था कि वह ये विश्वास कर सके कि वह उनमें से हजारों का सामना कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर, वे अमर प्राणी 10 में से 8 या 9 बार निर्वाण सत्ता द्वारा रूपांतरित हो जाते हैं। ईश्वर निर्माण करने वाली जाति ने किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्वाण प्राणियों को इतनी आसानी से अमर प्राणियों में परिवर्तित कर दिया? और यह कैसे संभव है कि वे अभी भी अपनी चेतना बनाए रख सकते हैं? लिन शेन ने चारों ओर से घिरे हुए दिव्य जाति के अमरों को देखा और असहाय महसूस किया। उसे जल्दी से जायंट रिंग स्टार जाना था और वह यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वह मूर्खन किंगशान एक छोटे से बीजी स्टार को भी नियंत्रण में नहीं रख सकता। वह पूरी तरह से बेकार है। जब तक वह यहाँ पहुंचेगा तब तक युद्ध समाप्त हो चुका होगा। द्वारपाल अमर प्राणी ने ऐसे स्वर में कहा जिससे पता चलता था कि वह भी निर्वाण प्राणी से रूपांतरित हो चुका होगा। लिन शेन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक जोरदार धमाका हुआ। शून्य में एक प्रकाश विस्फोट हुआ जिसने संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर दिया। सभी की निगाहें आसमान की ओर लगी हुई थीं, जहां अमर प्राणियों ने कई दिव्य प्राणियों को घेर रखा था, जो एक साथ पीठ से पीठ मिलाकर इकट्ठे हुए थे और राक्षस और भूत जैसे अमर प्राणियों का सामना कर रहे थे। लिन शेन ने देखा कि वे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे और वह विशालकाय रिंग स्टार के लिए टेलीपोर्टेशन एरे को खोजने के लिए चुपके से जाने वाला था जब अचानक शून्य से एक आवाज आई। 124, इसे छोड़ दो। यदि आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो भी आप दिव्य जाति के कुलीन ही रहेंगे। आपकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आपको और भी अधिक लाभ, उच्चतर पद प्राप्त हो सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर, आप उस मूर्ख तानाशाह के लिए क्यों मरेंगे? लिन शेन ने शून्य की ओर देखा और देखा कि सेलेस्टियल रेस के अमर प्राणियों को घेरने वाले अमर प्राणी कोई और हमला नहीं कर रहे थे। एनो से शून्य, सिर पर ड्रैगन सींग और लौह युद्ध कवच पहने एक अज्ञात जाति की आकृति अमर प्राणियों के सामने खड़ी थी और दिव्य अमर प्राणियों को पुकार रही थी।
स्वर्गीय अमर लोग अपने बीच के नेता की ओर मुड़े, जो कि एन परिवार का 24वां रैंक वाला शक्तिशाली व्यक्ति था। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के साथ हमारे महान दिव्य योद्धाओं को अधीन करने का सपना देखने का साहस है। अगले जन्म में तुम्हें ये स्वप्न भी नहीं आएगा। यदि आप डेरेक फुस्टार चाहते हैं तो आप इसके लायक नहीं हैं। एक 24 अचानक चमक में फट गया, ग्रह की दिशा की ओर उड़ रहा था। ग्रह के अंदर पहुंचने के लिए अमर प्राणियों के घेरे को तोड़ने और टेलीपोर्टेशन स्टेशन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि इन आक्रमणकारियों को अन्य दुनिया पर हमले शुरू करने के लिए डेरेक फुस्टार का उपयोग करने से रोका जा सके। अन्य दिव्य अमरों ने N24 के इरादों को समझ लिया था और उन्होंने भी अपनी विधि शक्ति का प्रयोग किया, जिससे N24 को ग्रह के भीतरी भाग में घुसने के उसके प्रयास में सहायता मिली। उनका रास्ता रोकने वाले अमर प्राणियों को एक एक करके मार दिया गया और एक क्षण के लिए कोई भी उन्हें रोक नहीं सका, क्योंकि वे लगभग वायुमंडल को पार करने वाले थे। क्योंकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वे ग्रह के आंतरिक भाग में वापस आ जाएंगे, इसलिए उस क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में अमर प्राणी नहीं थे, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि N24 और उसके समूह को फायदा उठाने का एक रास्ता मिल गया। अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई, चारों ओर का स्थान विकृत हो गया। जब N24 और अन्य लोग नीचे की ओर भागे तो उनके शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, और जब वे पुनः प्रकट हुए तो वे अमर प्राणियों के घेरे में वापस आ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान जियुयो 24 वर्षीय और अन्य लोगों के चेहरे उस व्यक्ति को देखकर पूरी तरह बदल गए जिसने अभी अभी उनका रास्ता रोका था। लिन शेन ने भी तियान जियुओ को देखा और जल्दी से पीछे हटकर टेलीपोर्टेशन स्टेशन के अंदर खड़ा हो गया। उसे डर था कि तियान जियुओ उसे देख लेगा। तियान जियुओ भी भगवान बनाने वाली जाति से है। लिन शेन आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित था। चूंकि आपने मुझे पहचान लिया है तो अब से मेरे पीछे आइए, डेरेक फुस्टार अभी भी आपकी कमान में रहेगा, तियान जियुओ ने N24 से उदासीनता से कहा। ड्रैगन सींगों वाला लोहे का कवचधारी व्यक्ति तियान जियुओ के पास आया। N24 और उसके समूह को देखते हुए उसने कहा, यह आपकी दिव्य जाति का सबसे महान कुलीन है, उसका अनुसरण करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, है न? बस एक गद्दार। तियान जियुओ, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो आओ, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा अंतरिक्ष कानून उतना ही शक्तिशाली है जितना कि किंवदंतियों का दावा है। N24 ने अपने जीवन आधार कर्मचारी को ऊपर उठाया। उस पर अनंत पवित्र प्रकाश खिल रहा था, लेकिन वह प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता था। वह विभिन्न अजीब कोणों से अपवर्तित होकर प्रकाश के दर्पण बनाता था, जो शून्य में अमर प्राणियों के साथ साथ तियान जियुओ और ड्रैगन सींग वाले लौह कवचधारी व्यक्ति की आकृतियों को भी प्रतिबिंबित करता था। एक पल के लिए पूरा स्काई वॉल्ट एक बहुरूपदर्शक में बदल गया, जिसमें अनगिनत तियान जियुस और अमर प्राणी प्रतिबिंबित हो रहे थे, जबकि N24 और अन्य की आकृतियां गायब हो गईं। क्या यह आपका मिर्ग केलिडोस्कोप कानून है? अंतरिक्ष श्रृंखला में भविष्य के कानून होने के वास्तव में योग्य? यदि अन्य लोग आपसे मिले होते तो आप वास्तव में बच सकते थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका सामना मुझसे हुआ है, तियान जियुओ ने अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए कहा। बहुरूपदर्शक जैसा आकाश क्षण भर में कांच की तरह बिखर गया और N24 और उसके समूह की आकृतियां पुनः प्रकट हो गईं। फफट। N24 ने खून थूका, उसकी आंखें तियान जियुओ पर स्थिर रूप से घूर रही थीं। अंतरिक्ष अमर कानून वास्तव में दुर्जेय है। मुझे और 20 साल दो और मैं निश्चित रूप से स्थानिक धर्म राजा का पद लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए तुम्हें जीवित रहना चाहिए। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें 20 साल दूंगा, तियान जियुओ ने हल्के से कहा। दुख की बात है कि हम एन परिवार के लोग कुत्तों के साथ चलने में माहिर नहीं हैं, N24 ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए कहा। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। हाँ, क्या आप सभी भी उसके जैसा ही महसूस करते हैं? तियान जियुओ ने अन्य दिव्य अमरों की ओर देखते हुए बिना किसी परेशानी के दिल खोलकर हंसा। हम भगवान जियुओ का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। अन्य दिव्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। N24 की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे तियान जियुओ की ओर उड़े और सलाम किया। बहुत बढ़िया, अब से तुम मेरे अपने भाई हो। तियान जियुओ की नज़र N24 की ओर मुड़ी। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। चूंकि तुम पुराने चोर तियानशु के प्रति वफादार होने के लिए इतने उत्सुक हो तो उसके साथ नरक में जाओ। इसके साथ ही तियान जियुओ की आकृति गायब हो गई। N24 की छाती पर हथेली के प्रहार के साथ फिर से प्रकट हुई, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर शून्य की दरारों में उड़ गया, जहां अशांत शून्य धाराओं ने उसका गला घोंट दिया। क्या कोई और है जो उसके साथ मिलकर शून्य क्षेत्र का अनुभव करना चाहता है? तियान जियुओ की नज़र उस पर पड़ी, फिर भी किसी ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। लोहा लिन शेन दिल में भयभीत था। यदि तियान जियुओ ने पहले उनकी लड़ाई के दौरान इस चाल का इस्तेमाल किया होता तो वह पहले ही 800 बार मर चुका होता। सच्चे अमर लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लिन शेन और भी पीछे हट गया, चुपके से दूसरे टेलीपोर्टर की ओर बढ़ गया। तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? तुम जल्दी से वापस टेलीपोर्ट क्यों नहीं हो जाते और एन किंग शान को बुला लेते? टेलीपोर्टेशन स्टेशन के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे एक अमर प्राणी ने लिन शेन पर चिल्लाया। मैं आ रहा हूं, लिन शेन ने कहा और टेलीपोर्टर की ओर चल दिया।
क्या आप अस्पष्ट है? ये टेलीपोर्टर बीजी स्टार तक जाता है, तुम कहाँ भाग रहे हो? अमर प्राणी ने पूछा। मुझे पता है, लिन शेन ने मौखिक रूप से उत्तर दिया, लेकिन वह उस टेलीपोर्टर की ओर चलना जारी रखा। आप वास्तव में कौन हैं? अमर प्राणी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने एक भयानक शक्ति जारी की और लिन शेन की ओर ठंडी रोशनी की किरण फेंकी। लिन शेन ने अपनी तलवार घुमाई और ठंडी रोशनी को दो भागों में विभाजित कर दिया। अपने प्रहार के बल से पीछे हटते हुए टेलीपोर्टर से टकराया। टेलीपोर्टर सक्रिय हो गया और लिन शेन ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि अमर प्राणी टेलीपोर्टर को नष्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। डेरेक फू स्टार के इतना महत्वपूर्ण होने का कारण यह था कि यह कई ग्रहों के लिए एक प्रमुख अंतर्तारकीय परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता था। इन टेलीपोर्टरों को नुकसान पहुंचाने से डेरेक फू स्टार का मूल्य काफी कम हो जाता। जैसा कि लिन शेन ने शर्त लगाई थी, अमर प्राणी ने टेलीपोर्टर को नष्ट करने की हिम्मत नहीं की, जिससे वह डेरेक फू स्टार से सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट हो गया। विशालकाय रिंग स्टार पर भी विद्रोह हुआ, लेकिन लड़ाई डेरेक फू स्टार की तरह क्रूर नहीं थी और निम्न स्तर के प्राणियों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई। अन 117, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तियानशुन ने अन 117 और उसके पीछे खड़े दर्जनों निर्वाण प्राणियों की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियानशुन, यह उल्लेखनीय है कि आप अपनी मिश्रित विरासत के साथ इतनी दूर तक आए हैं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ, AN 117 ने कहा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो, तियानशुन ने उदासीनता से उत्तर दिया। सम्राट तियानशु अनैतिक हैं। हम अव्यवस्था को दूर करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, AN 117 ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कौन हैं? एनी, तियानशुन ने भौहें सिकोड़ी। यद्यपि लॉर्ड एनी ने स्वयं को हमारी जाति के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया है, फिर भी अब वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं तथा उनमें हमारी जाति के भविष्य के लिए लड़ने की शक्ति नहीं है। तो आप किस हम की बात कर रहे हैं? मैं ईश्वर निर्माण जाति का सदस्य हूँ, AN 117 ने शांति से कहा। यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो मैं आपको प्रायोजित कर सकता हूं और ईश्वर निर्माण जाति में आपकी स्थिति मुझसे कम नहीं होगी। तुम दिव्य जाति के साथ रहने के बजाय किसी और का कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तियानजिन ने तियानजुन के पीछे से बड़बड़ाया। 117 ने तियानशिन को अनदेखा किया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने सुना ही नहीं। तियानशिन, तुम क्या सोचते हो? मुझे क्यों विश्वास करना चाहिए कि आप सफल हो सकते हैं? तियानशुन ने भावनाहीनता से पूछा। ऐसा लगता है कि आप बस समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दिव्य दौड़ खत्म होने वाली है। तियानजुए परिवार मदद भेजने में बहुत व्यस्त है, N 117 ने ठंडे स्वर में कहा, तियानशुन के इरादों को समझते हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर, आप जानना चाहते हैं कि हम सफल क्यों हो सकते हैं? चलो तुम्हें दिखाते हैं। 117 ने अपने पीछे खड़े निर्वाण प्राणियों की ओर हाथ हिलाया और एक निर्वाण प्राणी ने एक सिरिंज निकाली और अपनी गर्दन में इंजेक्शन लगा लिया। तियानशुन ने देखा कि निर्वाण एक विशालकाय पशु में परिवर्तित हो गया, जो कानून की शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। उसकी निगाहें गंभीर होती जा रही थीं। तियानशुन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। आपको केवल हाँ या ना में जवाब देने की जरूरत है, N 117 ने तियानशुन की आंखों में घूरते हुए कहा। क्या आप ईश्वर निर्माण दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार नहीं हूं, तियानशुन ने शांति से उत्तर दिया। तो नष्ट हो जाओ, AN 117 ने आदेश दिया और दुर्जय अमर जानवर कानूनी शक्ति की तरह आग में फट गया, जिससे पैराडाइज द्वीप को आग के समुद्र में बदलने की धमकी दी गई। धमाका! अमर जानवर के सिर के पीछे अचानक एक आकृति प्रकट हुई। आकृति का आधा चेहरा मांस का था, दूसरा आधा स्टील का, तथा उसने हुड वाली स्वेटशर्ट पहन रखी थी। उसने अपना एक हाथ जानवर के सिर पर रखा। अगले ही क्षण जानवर का सिर एक विशाल तरबूज की तरह फट गया, जिससे सभी लोग चौंक गए। अंधाधुंध आगजनी, जिसके लिए मौत की सजा दी जा सकती है, टाई ने अमर जानवर के शरीर को जमीन पर गिरते हुए देखते हुए शांति से टिप्पणी की। बहुत अच्छी बात है, तो आपके पास बैकअप था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस किया। दुर्भाग्य से आपने गलत अनुमान लगाया, एक अमर आपकी जान नहीं बचा सकता, N 117 ने कहा, खुद सहित सभी निर्वाण प्राणियों को गर्दन में इंजेक्शन लगाने का इशारा करते हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ ही क्षणों में N 117 और निर्वाण प्राणी दुर्जय अमर जानवरों में बदल गए। उनकी आंखें घातक इरादे से चमक रही थीं क्योंकि वे क्रूरता से टाई और तियानशुन को घूर रहे थे। तियानशुन, ये सब तुमने खुद ही अपने ऊपर लादा है। मुझे दोष मत दो। उन सभी को मार डालो, 117 ने आदेश दिया। अपने उग्र कानूनों की शक्ति को लॉन्च करते हुए चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। धमाका! इससे पहले कि N 117 अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि टाई पहले से ही उसके सामने खड़ा था और उसके परिवर्तित जानवर के सिर को पकड़ रहा था। तभी AN 117 को सिर में दर्द महसूस हुआ और उसे और कुछ समझ में नहीं आया। N 117 का सिर कुचला जाता देख अन्य रूपांतरित निर्वाण प्राणी स्तब्ध रह गए।
लेकिन टाई ने उन्हें संकोच करने का कोई समय नहीं दिया। वह एक भूत की तरह आगे बढ़ा और जल्द ही सभी अमर जानवरों के सिर फट गए, जिससे टाई खून से लथपथ हो गया। दर्जनों अमर स्तर के जानवर पलक झपकते ही मारे गए, उनके शरीर जमीन पर बिखर गए। क्या टाई एक निर्वाण सत्ता नहीं है? वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तियानशुन ने उसे देखते हुए सोचा। बड़े भाई, आप बहुत अच्छे हैं। तियानशिन हंसा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। भले ही लिन शेन ने उसे पहचाना हो या नहीं, तियानशिन ने तय कर लिया था कि यह उसका बड़ा भाई है। लेकिन टाई की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बिना हिले डुले अपने दाहिने हाथ को देखता रहा, जो लाल और सफ़ेद पदार्थ से ढका हुआ था। तियानशिन, वहां मत जाओ, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। तियानशिन ने टाई को देखते हुए तियानशिन को वापस खींच लिया। क्या गलत हो सकता है? बड़े भाई को क्या हो गया है? तियानशिन ने सवालिया निगाह से टाई की ओर देखा। टाई ने अपने हाथ पर लगे लाल और सफ़ेद रंग को देखा। उसकी आंखों में सचमुच कुछ बेचैनी दिख रही थी, विशेषकर वह इस्पात जैसी आंख, जो लाल बत्ती की तरह अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी। दहाड़! अचानक टाई ने आसमान की ओर जोर से दहाड़ लगाई। उसका आधा मांस वाला शरीर विचित्र रूप से स्टील में बदल गया। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर एक स्टील बॉडी में बदल गया, एक स्टील रोबोट की तरह दिखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं जब वह तियानशिन और अन्य लोगों को घूर रहा था। शब्द आत्मा कानून, दूसरे भाई, क्या आप ठीक हैं? तियानशिन ने चिंता और अनिश्चितता के साथ टाई को पुकारा। टाई, जिसने गुर्राना बंद कर दिया था, ने धीरे से अपना सिर तियानशिन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक टिमटिमाती लाल रोशनी देखने वाले के दिल की धड़कन को असहज रूप से बढ़ा रही थी। अचानक टाई की आंखों की लाल रोशनी धीमी हो गई और उसी समय वह एक भूत की तरह तियानशिन के सामने प्रकट हुआ। उसका लौ हाथ तियानशिन के सिर की ओर बढ़ा। दूसरा भाई! तियानशिन बचना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के साथ तालमेल नहीं रख सका और वह केवल भय से देख सकती थी क्योंकि स्टील हैंड ने उसके सिर को पकड़ लिया था। ऐसा लगा कि टाई ने तियानशिन की चीख सुनी और उसकी हथेली एक पल के लिए हिचकिचाई। उस संक्षिप्त विराम में एक तलवार आकर टाई के हाथ के सामने आ रुकी। टाई के हाथ ने तलवार की धार पकड़ ली और तियानशिन ने अवसर का लाभ उठाया। उसके शरीर ने अंततः उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को समझ लिया और वह कई दसियों मीटर पीछे हट गई। टाई ने तलवार की धार पकड़ते हुए हल्का सा बल लगाया और निर्वाण स्तर की आत्मा आधार तलवार उसकी हथेली में चूर्ण में बदल गई। तियानशुन, टूटे हुए मूठ को पकड़े हुए, तेजी से पीछे हट गया, जबकि भक्त सेराफ जीवन आधार प्रकट हुआ और तियानशुन के साथ विलीन हो गया, जिससे वह एक पवित्र कवच में लिपटे एक देवदूत के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी पीठ पर 8 बर्फ सफ़ेद पंख थे। दूसरा भाई, उठो! तियानशुन ने एक मंत्र जैसी आवाज में कहा जब उसने टाई की नज़र खुद पर टिकी देखी। टाई ने तियानशुन की आवाज़ सुनी और उसका रूप स्पष्ट रूप से रुक गया। हालांकि अगले ही पल वह फिर से गायब हो गया और तियानशुन के सामने प्रकट हुआ। उसका हाथ उसके सिर की ओर बढ़ रहा था। बांधना, जागो, एड्स बाय पब फ्यूचर, वह मेरी छोटी चाची है। तियानशिन चिल्लाया और टाई की ओर बढ़ा, ये जानते हुए कि अगर वह टाई को नहीं रोक सका तो तियानजुन अपनी जान गंवा देगी। वह इतना चिंतित था कि वह उसे दूसरा भाई कहना भी भूल गया। यहाँ तक कि अमर प्राणी भी टाई की पकड़ की ताकत का विरोध नहीं कर सके। वे प्रतिरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन थे। चाहे तियानशुन कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऐसा प्रतीत होता था कि वह टाई के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। उसका सिर कुचला जाना ही उसके भाग्य में लिखा था। तियानशिन के चिल्लाने से टाई को स्पष्ट रूप से संकोच हुआ। तियानशुन के 8 पंख एक साथ हिल गए और वह टाई के हमले से बचते हुए पीछे की ओर तैरने लगी। धप! तियानशिन ने खुद को टाई पर फेंक दिया, उसके शरीर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और बार बार चिल्लाया, टाई! दूसरा भाई, अपने होश में आओ! टाई वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में लाल रोशनी अस्तव्यस्त रूप से टिमटिमा रही थी, स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी क्योंकि वह स्थिर खड़ा था। तियानशुन ने टाई को देखा और सभी को पीछे हटने का इशारा किया। यदि टाई ने सचमुच नियंत्रण खो दिया था तो उन्हें उसकी दृष्टि रेखा से बाहर जाना होगा, अन्यथा वे सभी मर सकते थे। अचानक टाई, जो तियानशिन के गले लगने के समय निश्चल था, ने तियानशिन की गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने उसे देखा। तियानशिन टाई के बड़े हाथ से अपनी गर्दन को जकड़े हुए था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोहे के चिमटे से उसकी गर्दन जकड़ी हुई थी। उसकी गर्दन लगभग टूटने वाली थी और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह हिल नहीं पा रहा था। बांधना, तियानशिन को छोड़ दो! तियानशिन का शरीर पवित्र प्रकाश से फूट पड़ा, उसकी आवाज़ अजीब उतार चढ़ाव के साथ लहरा रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियानशुन की शब्द शक्ति का टाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह लहरदार ध्वनि के बीच खड़ा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था और अभी भी तियानशुन को गौर से देख रहा था। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तियानशुन ने अपनी नज़र टाई पर टिका दी। उसके शरीर पर पवित्र प्रकाश और अधिक तीव्रता से जल रहा था। उसकी शब्द आत्मा शक्ति टाई को प्रभावित नहीं कर सकी, लेकिन टाई ने अभी तक तियानशिन को नहीं मारा था,
जिसका अर्थ था कि उसे किसी तरह से प्रभावित किया गया होगा, अन्यथा 1000 तियानशिन बहुत पहले ही मर गए होते। लेकिन तियानशुन को यह नहीं पता था कि टाई कब मानवता का वह हल्का सा स्पर्श भी खो देगा, और जब वह समय आएगा तो तियानशुन तुरंत मर जाएगा और वे सभी नष्ट हो जाएंगे। N0 न्यू जियोमाइक्रॉन। इस प्रकार उसके लिए केवल एक ही रास्ता बचा था, जो था अमरता की ओर बढ़ना। केवल अमरता प्राप्त करके ही वह टाई को रोक सकती थी या उसे जगा सकती थी। जिस मार्ग पर उसे चलना था वह था शब्दों का नियम, लेकिन वहां पहले से ही एक अमर धर्मराजा विद्यमान था जो इस नियम की अध्यक्षता करता था। तियानशुन हमेशा से ही इस अवसर की प्रतीक्षा में थी, लेकिन अब वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। वह केवल अपनी समझ से ही अमरत्व तक पहुंच सकती थी। यद्यपि वह सच्चे अमर नियमों को प्राप्त नहीं कर सकी, वह केवल एक शाखा कानून ही पूरा कर सकी, लेकिन अब ऐसी चिंताओं के लिए समय नहीं था। जैसे ही पवित्र प्रकाश उसके शरीर से फूट पड़ा, तियानशुन ने टाई को देखा, उसके लाल होंठ थोड़े खुल गए और एक दिव्य ध्वनि निकली जैसे कि एक देवदूत मानव जाति को चेतावनी दे रहा हो। मैं कहता हूँ, जब स्वर्ग से बारिश होती है, नश्वर धूल पर गिरती है। तियानशुन की आवाज के साथ बारिश की बूंदें वास्तव में आसमान से गिरी, जिससे पैराडाइज द्वीप एक विशाल वर्षा में डूब गया। मैं कहता हूँ, सभी चीजें पुनर्जीवित हो जाती हैं, सैकड़ों फूल एक साथ खिलते हैं। पैराडाइज द्वीप पर पौधे बेतहाशा बड़े, अनगिनत ताजे फूल खिले, और यहाँ तक कि जो फूल खिलने का मौसम नहीं था, वे भी बाकी के साथ खिल गए। टाई की नज़र तियानशुन की ओर गई क्योंकि उसने तियानशुन को लापरवाही से कचरे की तरह फेंक दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। टकराना। तियानशिन का शरीर एक इमारत से टकराया, जिससे इमारत ढह गई और वह उसके नीचे दब गई। मैं कहता हूँ, मनुष्यों की दुनिया में बर्फ है, ठंडी सर्दियों में हवा चिल्लाती है। तियानशुन की आवाज़ सुनते ही आसमान से गिरने वाली बूंदें बर्फ के टुकड़ों के एक कंबल में बदल गईं, जमीन पर बने गड्ढे बर्फ में बदल गए, और हड्डियों को कंपा देने वाली हवाएं बर्फ के टुकड़ों को ऊपर घुमाते हुए गुजरीं। मैं कहता हूँ, मनुष्यों में भावनाएं होती हैं, स्वर्ग में देवता। तियानशुन की आवाज़ अधिक से अधिक दृढ़ हो गई, और उसकी आवाज़ में सभी की आंखें एक बार में नम पड़ गईं, और स्वर्गदूतों की छायाएं आकाश में उभरने लगी जैसे कि देवता उतरने वाले थे। मैं कहता हूँ, दुनिया का सारा कानून मेरी वाणी का अनुसरण करता है। तियानशुन की पवित्र रोशनी पूरी तरह से फूट पड़ी और उसकी चमक से अंतरिक्ष में हलचल मच गई, मानो पूरी दुनिया उस कानून के तहत विचित्र हो गई हो। तियानशुन के शरीर पर स्थित कवच भी उस विकृत स्थान के बीच अधिक पवित्र हो गया। आदेश प्रकाश श्रृंखलाएं शून्य से उभरी, उसके चारों ओर लिपट गईं, जिससे प्रकाश श्रृंखलाओं से घिरे उसके शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। उसका कवच एकदम साफ हो गया, उसका पूरा शरीर एक दोषरहित क्रिस्टल की तरह लग रहा था, और यहाँ तक कि उसकी पीठ पर लगे 8 देवदूत के पंख भी कांच की तरह पारदर्शी दिखाई दे रहे थे। अनगिनत प्रकाश श्रृंखलाएं उसके लाल होठों पर एकत्रित हो गईं, जिससे उनमें से धीरे धीरे एक मंद प्रकाश निकलने लगा, और धीरे धीरे उसके होठों पर रहस्यमय प्रकाश पैटर्न बनने लगे। बड़ा भाई, जागो। जिस क्षण उसके होठों पर प्रकाश के पैटर्न बने, तियानजून ने टाई की ओर देखा और फिर से बोला। जैसे ही तियानशुन बोल रहा था, टाई के चेहरे पर दर्द के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके हाथ उसके सिर को पकड़ रहे थे, वह नीचे झुका हुआ था और उसका इस्पाती शरीर ऐंठ रहा था। जो मूलतः मांस और रक्त का शरीर था, वह अब स्टील बॉडी में बदल गया, विचित्र ढंग से मुड़ता और बदलता रहा। गर्जना। टाई ने आकाश की ओर गर्जना की, उसका आधा स्टील बॉडी संघर्ष कर रहा था और बदल रहा था। क्षण भर के लिए मांस और रक्त के शरीर की उपस्थिति प्रकट हुई, लेकिन वह मांस और रक्त की उपस्थिति क्षणभंगुर थी, जो शीघ्र ही स्टील बॉडी में बदल जाती थी और फिर एक बार पुनः मांस और रक्त में बदल जाती थी, जो लगातार बदलती रहती थी। बड़ा भाई, जल्दी से जागो, तियानजून ने फिर से कहा, जिससे टाई के शारीरिक परिवर्तन और भी हिंसक हो गए। टकराना। अपने सिर को पकड़ते हुए, मानो अत्यधिक दर्द से पीड़ित होकर, टाई ने अचानक घुटनों के बल बैठकर धरती पर मुक्का मारा, जिससे एक भयानक ताकत ने तुरंत पैराडाइज द्वीप पर एक दरार खोल दी, जिससे द्वीप 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों ओर बिखर गया। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। तियानशिन इमारत के खंडहरों से रेंगकर बाहर आए। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था क्योंकि उसने अलग हुए स्वर्ग द्वीप को देखा था। उसके पंख उसके पीछे फड़फड़ाने लगे और वह हवा में उड़ गई और पैराडाइज द्वीप के दूसरे हिस्से की ओर देखने लगी। जाओ। तियानशिन को उड़ते हुए देखकर तियानशिन ने उदासीनता से सिर्फ एक शब्द कहा, और तियानशिन का शरीर अनियंत्रित रूप से पूरी गति से दूर भाग गया, पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर। बड़ी बहन। तियानशिन हताश होकर चिल्लाया, लेकिन वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका, और एक पल में वह पहले ही शून्य में भाग गया था। तियानशुन द्वारा सभी को जाने का आदेश दिए जाने के बाद पैराडाइज द्वीप के सभी लोग सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गए। केवल टाई एक घुटने पर झुका हुआ था, बिना हिले डुले, जबकि उसके शरीर का एक हिस्सा बदलता रहा। दूसरा भाई। तियानजून ने टाई पर अपने शब्द आत्मा कानून का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब हंसी ने उसे बाधित कर दिया। ... हा 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 हा।
टाई ने एक हाथ जमीन पर और दूसरा अपने चेहरे पर दबाया और जोर जोर से हंसने लगा, जब तक कि वह धीरे धीरे खड़ा नहीं हो गया। उसके शरीर का बदलता हुआ आधा हिस्सा धीरे धीरे बदलना बंद हो गया, क्योंकि स्टील बॉडी ने उसका स्थान ले लिया और मांस और रक्त लगभग गायब हो गए। दूसरा भाई, उठो, तियानजून ने फिर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ टाई की लगभग पागल हंसी के सामने थोड़ी पीली और शक्तिहीन लग रही थी। हा N0 न्यू GO 100। हा। टाई और भी ज्यादा उन्मत्त होकर हंसा, अपना चेहरा छिपाया और जोर से हंसा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियानशुन का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया, उसके होठों पर चमकीली रोशनी अचानक से फीकी पड़ गई और उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी। टाई, जो पागलों की तरह हंस रहा था, चुप हो गया। उसकी बाहें फैली हुई थीं, सिर पीछे था, फिर भी उसके चेहरे पर अभी भी वह पागल मुस्कान थी, मानो वह बिना आवाज के हंस रहा हो। उसके शरीर में अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और वह पूरी तरह से ठंडे स्टील में बदल गया था। काफी देर के बाद टाई ने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए और धीरे धीरे तियानशुन की ओर देखा। उसकी आंखें लाल रोशनी से टिमटिमा रही थीं और उस पर टिकी हुई थीं। धमाका! उस नज़र से घूरे जाने मात्र से तियानशुन को ऐसा लगा जैसे उस पर कोई भारी प्रहार हुआ हो। उसका पवित्र प्रकाश बिखर गया और वह हवा में बहुत पीछे चली गई। फिर धीरे धीरे अपना आकार स्थिर करते हुए सदमे में टाई को देखने लगी, जो हवा में तैर रही थी। तुम सब मरने के लायक हो। टाई की आवाज़ मानवीय भावनाओं से पूरी तरह से रहित थी, संश्लेषित इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि की तरह यांत्रिक। इसके साथ ही टाई की आकृति शून्य से होकर तियानशुन की ओर बढ़ी, मानो उसके पैरों के नीचे एक अदृश्य पुल हो। उसकी चाल तेज नहीं थी, फिर भी कुछ ही कदमों में वह तियानशुन के सामने था। एक ईश्वर के रूप में, मेरी ढाल के रूप में, कुछ भी मुझे भेद नहीं सकता। जैसे ही तियानशुन ने कहा, दिव्य स्वर्गदूतों की छवियां उभरी, स्वर्गदूतों की आकृतियां परत दर परत उसके सामने उतरी और एक पवित्र स्वर्गदूतीय प्रकाश ढाल में बदल गईं, जो उसके सामने स्थित थी। धमाका! टाई ने एक हाथ से दिव्य रूप से गढ़ी गई प्रकाश ढाल को दबाया और एक पल में ढाल टूट गई और ऊपर की ओर बिखरती हुई रोशनी से भरे आकाश में बदल गई। तियानशुन की निगाह दृढ़ थी, उसके 8 पंख एक साथ हिल रहे थे, जिससे शून्य में प्रकाश के निशान बन रहे थे। जब वह तेजी से पीछे हट रही थी, उसकी गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। हालांकि चाहे वह कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, टाई की स्टील की हथेली एक शैतान के हाथ की तरह तियानशुन के सामने रही, अपनी लय में उसके करीब आ रही थी, लगभग उसका सिर पकड़ने वाली थी। तियानशुन की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी, जब उसके शरीर से पवित्र प्रकाश फूट पड़ा और उसके होठों पर प्रकाश के पैटर्न कंपन करने लगे। मैं कहती हूँ, ये दुनिया अंततः मेरी होगी। डोंग एड्स बाय पब फ्यूचर। कहीं से एक तलवार उड़ती हुई आई और टाई की हथेली पर लगी। विस्फोट के कारण तियानशुन जो कहने वाली थी वह बाधित हो गया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ने के लिए कांप उठा। तियानशुन के पीछे एक आकृति प्रकट हुई और उसे पकड़ लिया। तुम वापस आ गए। तियानशुन ने अपना सिर घुमाकर उस परिचित चेहरे को देखा और जटिल भाव से कहा, मैं वापस आ गया हूँ। लिन शेन ने आगे बढ़कर स्क्रैप तलवार को पकड़ लिया, जो उल्का की तरह दूर जा गिरी थी और अपनी दिशा बदलते हुए उसके हाथ में वापस आ गई। इस समय वापस आने पर तुम मर भी सकते हो, तियानशुन ने आह भरते हुए कहा। 2 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार करना काफी दिलचस्प होगा, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। टाई की ओर देखते हुए पूछा, उसे क्या हुआ? 117 ईश्वर निर्माण जाति से है। उन्होंने और उनके आदमियों ने एक प्रकार के इंजेक्शन द्रव का प्रयोग किया, जिससे वे सीधे निर्वाण स्तर से अमर स्तर के जानवरों में परिवर्तित हो गए। टाई ने उन्हें मार डाला और फिर वह इसमें बदल गया। तियानशुन ने संक्षेप में स्थिति की व्याख्या करते हुए कहा, ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि वह उनके रक्त से संदूषित हो गया था तथा रक्त में इंजेक्शन के तरल पदार्थ से प्रभावित हो गया था। बड़ी बहन और बाकी लोग ठीक हैं? लिन शेन ने तियानजून को छोड़ दिया और पूछा। तियानशुन ने कहा, मैंने बड़ी बहन को पहले ही भेज दिया था, वह अब तक आपके गृह पर वापस आ चुकी है। ये अच्छा है फिर, लिन शेन ने टाई की ओर देखते हुए कहा, पहले तुम जाओ, ये जगह मेरे लिए छोड़ दो। तियानशुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी लगता है कि एक साथ अंतिम संस्कार करना अधिक दिलचस्प है। तो चलो इसे एक साथ करते हैं, लिन शेन ने कहा, स्क्रैप तलवार को कसकर पकड़ते हुए और टाई की ओर उड़ते हुए। टाई, तुम्हें क्या हुआ? एड्स बाय पब फ्यूचर। टाई की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी जब उसने लिन शेन को देखा और अचानक बोला, क्या आप लिन शेन हैं? तुम अभी भी मुझे पहचानते हो? लिन शेन थोड़ा हैरान था। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण हैं, टाई ने सिर हिलाया। लिन शेन ने राहत की सांस ली। टाई इस तरह से निकला था, यहाँ तक कि तियानजून को मारने के लिए तैयार था और फिर भी उसने उसे पहचान लिया। ये सचमुच उल्लेखनीय था। इसने लिन शेन को थोड़ा छुआ, उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह टाई के दिल में इतना महत्वपूर्ण होगा। तुम्हें दूसरा भाई कहने से भी इनकार करते हुए, क्या मैं बहुत आगे जा रहा हूँ? लिन शेन ने खुद पर विचार किया। लेकिन फिर टाई ने आगे कहा, तो तुम्हें मरना ही होगा। अरे
लिनशेन हैरान रह गया और यह एहसास होने के बाद वह श्राप देना चाहता था, मैं अपने पिछले विचार वापस लेता हूँ, वह संभवतः मेरा दूसरा भाई नहीं हो सकता। अगर मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ तो मुझे क्यों मरना चाहिए? लिनशेन ने धैर्यपूर्वक पूछा। जाहिर है टाई को कुछ यादें वापस आ गई होंगी, उसे अब तक पता चल जाना चाहिए कि वह लिनशेन का दूसरा भाई नहीं है। लिनशेन ये पता लगाना चाहता था कि यह टाई वास्तव में कौन था। केवल तुम्हारे मरने पर ही यह सब शांत होगा, टाई ने अपनी उंगली अपने सिर की ओर बढ़ाते हुए कहा। मैं आपके मस्तिष्क में कोई ट्यूमर नहीं हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो आपका मस्तिष्क शांत क्यों हो जाएगा? लिनशेन ने पूछना जारी रखा। मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि अगर तुम मर जाओगी तो सब शांत हो जाएगा, टाई ने कहा। तुम महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हारे लिए एक पूरी लाश छोड़ दूंगा। इसके लिए धन्यवाद, लिनशेन ने कहा, यह नहीं समझ पा रही थी कि हंसे या रोए। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप महत्वपूर्ण हैं, आपको उन लोगों से अलग होना चाहिए, टाई ने लिनशेन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अचानक लिनशेन को लगा जैसे पूरी दुनिया धीमी हो गई। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि टाई का हाथ उसके गले की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है, वह अपने मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। लिनशेन इस भावना से बहुत परिचित थी।